डैमी का संदेश। एडम ने अपनी आवाज़ में हल्की सी उम्मीद के साथ कहा। एडम बेवकूफ़ नहीं था और उसे एहसास हुआ कि अगर दामी चाहे तो वह उसे किसी भी समस्या से बाहर निकाल सकता है। आखिरकार दामी अकेले ही लाखों लोगों को जिंदा रख रहा था। हालांकि उसकी इच्छा व्यवहारिक रूप से कानून थी। गढ़ में ऐसे लोग थे जो उसका विरोध कर सकते थे। ट्रॉन ने सिर हिलाया। वह एक त्वरित मिशन पर यहाँ आया था और चला गया। हालांकि उसकी एक निजी दिलचस्पी भी थी। हाँ, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है इसलिए सूची बना रहा हूँ। यह एक उदाहरण है, यह मत भूलो कि एज्योर लोर्ड्स के अलावा 2 अन्य शक्तिशाली ताकतें हैं। शायद आपको उनके कानूनों का उपयोग करके कार्य करना चाहिए यदि एज्योर लोर्ड्स की समानता और पाखंड आपको पसंद नहीं है। एडम के चेहरे पर अजीब भाव आया क्योंकि यह सलाह से ज़्यादा रहस्य था। बेशक वह डार्क ऑर्डर और क्रिम्सन पाथ और उनके द्वारा अपनाई गई विचारधाराओं के बारे में जानता था। हालांकि वह ये नहीं समझ पाया कि फॉल हिल जेल में ये सब उसकी किस तरह मदद करेगा। इसके अलावा मैं तुम्हें अपनी तरफ से एक और सलाह दूंगा। अगर तुम 6 महीने आराम से गुजारना चाहते हो तो क्रिम्सन पाथ से किसी के साथ संबंध बना लो, खास तौर पर महिला के साथ। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम वहां कितने समय तक रहने वाले हो और क्या तुम वहां से निकल पाओगे। अलविदा। कोने की ओर जाने से पहले ट्रॉन ने हाथ हिलाया। ट्रॉन के शब्दों पर विचार करते हुए एडम ने कुछ बार पलकें झपकाईं। इंतजार। वह झटके से आगे बढ़ा, उससे कुछ पूछने ही वाला था लेकिन ट्रॉन जा चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी अभी गायब हुआ हो। क्रिम्सन पाथ, खैर ये सही है। अगर वे ज़ेरा की तरह काम करते हैं तो इससे मुझे फ़ायदा होगा। हालांकि उसका क्या मतलब था कि क्या मैं बाहर निकल सकता हूं और मैं कब तक जेल में रहने की योजना बना रहा हूं? एडम ने असमंजस में बड़बड़ाया। उस समय भागने का विचार अभी तक उसके मन में नहीं आया था, केवल अनुमान ही था क्योंकि वह भागने की योजना नहीं बना रहा था। अगर वह जेल से भाग गया तो देर सवेर उसे पकड़ लिया जाएगा, है न? इसके अलावा भगोड़ा अपराधी बनने से उसके परिवार का जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे 5 महीने तक काम करना होगा और फिर सामान्य हो जाना होगा। या फिर मुझे यह एहसास होना चाहिए कि डैमी और ट्रॉन मुझे क्या संदेश देना चाहते थे। प्रेत और जेल, यह अपने आप में अजीब लगता है। एडम ने बाहर निकलने से पहले अपना सिर हिलाया। हालांकि वह के फैंटम था, लेकिन ये पहली बार था जब वह सरकार और कानून के साथ मुसीबत में था। उसे आश्चर्य नहीं हुआ कि गढ़ में फैंटम के लिए एक जेल थी। आखिरकार वे भी इंसान थे और अपराध कर सकते थे। किसी को इसे नियंत्रित करना था ताकि गढ़ के अंदर अराजकता न फैले। निश्चित रूप से केवल प्रेत ही अन्य प्रेतों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर सकते थे, लेकिन क्या जेल अनिवार्य थे? नल। एडम ने वह दरवाज़ा खोला जिसके पीछे रैना और कई पुलिस अधिकारी कुछ समय से उसका इंतजार कर रहे थे। अगर वह कोई आम अपराधी होता तो ऐसा नहीं होता, लेकिन फैंटम्स के लिए चीज़ें अलग थीं। रैना ने कुछ नहीं कहा। उसने बस चिंतित भाव से कार की ओर इशारा किया। वह ट्रॉन के साथ अपने मुकाबले से स्पष्ट रूप से प्रभावित थी। उसके आभा ने उसे कुछ ही सेकंड में लगभग तोड़ दिया। जब शक्तिशाली साधारण लोग फैंटम्स का सामना करते थे, विशेष रूप से डार्क ऑर्डर से, तो उनका विश्व दृष्टिकोण कुछ समय के लिए बदल जाता था, जब तक कि अगले टकराव तक चीज़ें सामान्य नहीं हो जाती। रैना आम अपराधियों के सामने सख्त और घमंडी हो सकती है, लेकिन फैंटम्स के सामने नहीं। हाँ, समस्या हल हो सकती थी यदि पुलिस बल में अन्य फैंटम होते, लेकिन यह असंभव था क्योंकि यह बहुत तर्कहीन था। केवल एक छोटा सा हिस्सा ही कभी कभार ही मृत भूमि पर जाता था तथा गढ़ में कुछ आवश्यक कार्य करता था। उदाहरण के लिए, प्रागो फॉल हिल जेल में एक वार्ड था और यह पहले से ही एक बड़ा नुकसान था क्योंकि के फैंटम के रूप में राक्षसों को मारने के बजाय वह फैंटम अपराधियों पर नजर रख रहा था। सरकार गढ़ के अंदर काम करने के लिए प्रेतों की आवश्यकता को कम करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ स्थानों पर यह आवश्यक था। कार ने अपना रुख बदला और सीधे दूसरे रिंग की ओर बढ़ गई। जल्द ही वे एक भूमिगत सुरंग में उतर गए। कुछ ही घंटों के बाद वे दूसरे रिंग तक पहुंच गए। गढ़ बहुत बड़ा था, लेकिन जगह सीमित थी, इसलिए जेल भूमिगत थी। केवल प्रशासनिक भवन ही सतह पर था, उसे भी दीवार से घेरा नहीं गया था। रैना ने दरवाजा खोला और एडम उसके पीछे पीछे बाहर आया। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था कि वह कोई अपराधी नहीं बल्कि कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति और उसके नौकर हैं। अच्छा, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, एडम ने एक नज़र डालते हुए कहा। सीवर स्तर पर विभिन्न स्थानों तक जाने वाली केवल सुरंगें ही थीं। निचला रिंग भी गढ़ के निचले भाग में था, हालांकि ये बहुत अधिक गहराई में था, सैकड़ों मीटर नहीं तो दर्जनों मीटर नीचे। फॉल हिल जेल का प्रवेश द्वार एक विशाल प्रवेश द्वार था जिसमें बर्फ की दीवारें और हल्की नीली रोशनी वाला एक लंबा मार्ग था। जेल निर्माण में शामिल डिजाइनरों का मानना था कि ऐसे शांत रंगों से फैंटम्स को तेजी से सामान्य स्थिति में लौटने, अपने आपराधिक अतीत से छुटकारा पाने और डेडलैंड्स में फिर से लड़ाई शुरू करने में मदद मिलेगी। जाहिर है, सरकार चाहती थी कि फैंटम्स अच्छी तरह से रहें ताकि उन्हें कोई समस्या न हो, क्योंकि डेडलैंड्स में उनका प्रदर्शन और गढ़ की सुरक्षा इस पर निर्भर थी। एडम विंटर, है न?
चौकोर चश्मा पहने एक आदमी ने छोटे से कमरे में कांच की दीवार के पीछे से पूछा। हाँ, हत्या के जुर्म में 6 महीने की सज़ा। रैना ने सिर हिलाया। आदमी ने अपने टैबलेट में कुछ देखा और जोर से आह भरी। मैं समझ गया। प्राउड विंग। फिर से। रैना, तुम ये स्वीकार नहीं करना चाहती, लेकिन उनमें से कुछ लोग हैं जो परेशानी के अलावा कुछ नहीं करते। रैना ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं। ओलाव, उसने एक आदमी को मार डाला। हाँ हाँ, प्राउड विंग के नए लोगों का मुकाबला करने के बाद कुछ अन्य फैंटम्स की तरह। क्या ये वाकई संयोग हैं? जो भी हो, रैना, सही है, तुमने हत्या की है, इसलिए तुम्हें अगले 5 महीने यहाँ रहना होगा। ओलाव ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। वह जो लोट्स या प्राउड विंग से सहमत नहीं लग रहा था, हालांकि वह एक साधारण इंसान था। 5 महीने। एडम ने असमंजस में अपना सिर झुकाया। जरूर, इतने समय के बाद अगर तुम कोई परेशानी नहीं पैदा करोगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे। मैं तुम्हारी उलझन को समझता हूँ, लेकिन तुम्हें जल्द ही एहसास हो जाएगा कि यहाँ परेशानी पैदा करने के लिए तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। ओलाव खांसते हुए बोला और धीरे से बोला, शायद उससे भी कम। एडम की आंखें एक क्षण के लिए चौड़ी हो गई। फिर ओलाव ने एडम को देखा और उसे एक बॉक्स दिया जिसमें कपड़ों का एक सेट, एक स्क्रीन वाला ब्रेसलेट और एक ग्रे कार्ड था जिस पर 0 अंकित था। यहाँ, इसके अलावा आपको अपने STCE की अवधि के लिए अपना NEP और नेक्सस छोड़ना होगा। चिंता न करें, आपके ऑपरेटर और मित्र इस ब्रेसलेट या किसी अन्य माध्यम से आपसे संपर्क कर सकेंगे। ओलाव ने समझाया। मैं समझ गया। एडम ने सिर हिलाया, अपने दस्ताने और NEP उतारते हुए। उसने बहस नहीं की, उसके दस्ताने ही उसके हथियार थे और यह अजीब होगा अगर उसे जेल में हथियार लेकर घुसने दिया जाए। हालांकि किसी भी फैंटम की मुट्ठियां पहले से ही हथियार थीं, क्योंकि वे किसी भी हथौड़े से ज़्यादा शक्तिशाली थीं और उनकी हथेलियां किसी भी भाले से ज़्यादा तेज थीं। उन्हें धमकी देने के लिए हथियारों की ज़रूरत नहीं थी। अच्छा, ओलाव ने सिर हिलाया और एक बटन दबाया जिससे किसी से संपर्क स्थापित हुआ। लोला, मुख्य ट्रांस में आ जाओ। रैना ने एडम की ओर एक गहरी नज़र डाली और बाहर की ओर चल दी। पुलिस अधिकारी के रूप में उसका काम पहले ही पूरा हो चुका था। अब एडम एक कैदी था और उसे अपने नियमित कर्तव्यों पर वापस लौटना था। कुछ क्षण बाद यांत्रिक दरवाजे खुले और लाल बालों वाली तथा 2 लंबी चोटियों वाली एक छोटी लड़की आगे बढ़ी। उसकी आंखें चमक उठीं और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे किसी बच्चे ने कोई दिलचस्प चीज़ देखी हो। ये लोला है, वह आपको व्यवस्थित होने में मदद करेगी और आपके सभी सवालों के जवाब देगी। आप किसी भी समय मदद के लिए उसके पास जा सकते हैं। तकनीकी रूप से वह वार्ड में से एक है, लेकिन वास्तव में वह सिर्फ आपके एफ जोन की सहायक है। ओलाव ने शांति से कहा। यह पहली बार नहीं था जब उसे हैरान फैंटम को कुछ समझाना पड़ा था। हालांकि इससे कोई खास मदद नहीं मिली। एडम जितना ज्यादा सुनता गया, फॉल हिल जेल में हर बीतते पल के साथ उसे उतना ही अजीब महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि वह जेल में नहीं बल्कि अजीबोगरीब नियमों वाले होटल में आ गया है। एक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले एडम को अच्छी तरह पता था कि जेलें, या यूं कहें कि झुग्गियों में उनकी पैरोडी क्या कर सकती हैं। अपने अनुभव से नहीं, बल्कि कहानियों और अफवाहों से। हालांकि कुछ ऐसा था जो उसे परेशान कर रहा था। उसे हल्की सी जिज्ञासा और बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कि फॉल हिल जेल बिल्कुल भी शांतिपूर्ण जगह नहीं थी। लेकिन असली वार्ड कौन है? ओह, क्या तुम्हें पहले से ही पता नहीं होना चाहिए? ये प्रागो एवेनो है के फैंटम। ये के प्रिजन है, इसलिए उसे अकेले ही तुम पर नज़र रखनी चाहिए। हालांकि यह इतना आसान नहीं है। मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही इसका पता लगा लोगे। वास्तव में तुम्हें अब जाना चाहिए। ओलाव ने लोला की ओर देखा, जो एडम के पास पहुंची थी। नमस्ते, लोला ने जोर से कहा और झुककर कहा, मेरा नाम लोला हेलन है, कृपया मेरे पीछे आ जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारी कोठरी में ले जाऊंगी और तुम्हें हमारी जेल के बारे में बताऊंगी। एडम ने उसके पीछे चलते हुए सिर हिलाया। लोला भी उसी गति से उसके बगल में चल रही थी। इस समय ओलाव ने एडम का सामान तिजोरी में रख दिया और उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए गहरी सांस ली। एडम विंटर, है न? पुलिस के पास सिटाडेल के बाहर फैंटम्स की गतिविधियों तक पहुंच नहीं है, इसलिए रैना और प्रागो को अभी तक ये नहीं पता है कि डगलस की बात सुनना और उसे जुर्माना देना उनके लिए बेहतर होगा। कुछ दिलचस्प होने वाला है, या शायद कोई आपदा। एडम लोला के पीछे पीछे गया और उसके कपड़ों पर नजर डाली, एक ढीली काली और लाल पोशाक और नेवी टाइट्स। लोला वार्ड की तरह नहीं, बल्कि एक टूर गाइड की तरह दिख रही थी, जो कि वह वास्तव में थी। जाहिर है, यह आपका जेल में पहला दौरा है न? लोला ने हल्की दिलचस्पी के साथ पूछा। एडम ने सिर हिलाया। हाँ, मैं इसे नहीं छिपाऊंगा, मुझे उम्मीद थी कि यह जगह थोड़ी अलग दिखेगी। एडम ने पीछे मुड़कर दीवारों पर नजर डाली, जिन पर इस गलियारे में नीली रोशनी लगी हुई थी। मैं समझती हूँ, ये ध्यान देने योग्य है। हाल ही में, हालांकि, कम से कम प्रेत कैद किए गए हैं और कुछ जेलें बंद भी हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे हैं, लेकिन ये सच है।
मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रेत कम अपराध कर रहे हैं। हालांकि लोला ने लापरवाही से कंधे उचका दिए। ऐसा प्रतीत होता था कि रैना के विपरीत वह फैंटम्स के प्रति इतनी गहरी भावना नहीं रखती थी। ये कुछ लोगों को अजीब लग सकता है क्योंकि जेल वार्ड एज्योर लॉर्ड्स का सदस्य था। उस स्थिति में ये फैंटम जेलों के लिए सामान्य जेलों की तरह ही होगा। हालांकि प्रागो के पास इस जेल का उतना स्वामित्व नहीं था जितना कि एज्योर लॉर्ड्स के पास था। उनका कुछ प्रभाव था, लेकिन प्रशासनिक इमारतें हमेशा सरकार के अधिकार क्षेत्र में थीं। अगर प्रागो या एज्योर लॉर्ड्स चाहते थे कि फॉल हिल जेल सामान्य नियमों के तहत अस्तित्व में रहे, तो उन्हें गढ़ में सभी फैंटम जेलों को बदलना होगा। जाहिर है, ये तभी किया जा सकता था जब एज्योर लॉर्ड्स डार्क ऑर्डर या क्रिम्सन पाथ की तुलना में काफ़ी अधिक प्रभावशाली बन जाए। वैसे, क्या आप किसी बिग थ्री संगठन के सदस्य हैं? लोला ने पूछा, जैसे कि यह उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात हो। एडम ने अपना सिर हिलाया, नहीं, मैंने अभी तक अपना चुनाव नहीं किया है और मुझे नहीं पता कि मैं करूंगा या नहीं। हालांकि जो कुछ हुआ उसके बाद मैं निश्चित रूप से एज्योर लॉर्ड्स में शामिल नहीं होऊंगा। हालांकि मेरे कुछ दोस्त क्रिम्सन पाथ के सदस्य हैं। लोला अचानक रुककर मुस्कुराए। कुछ गड़बड़ है क्या? एडम ने उसे हैरानी भरी नज़र से देखा। लोला ने अपनी पोशाक का एक हिस्सा उतार दिया, अपने कंधे उजागर कर दिए और एडम की ओर मुड़ी। अजीब बात है, उसके कंधे पर एक काले रंग का क्रॉस का टैटू था जिसमें से खून की बूंदें टपक रही थीं, एक रक्त क्रॉस। ये क्रिम्सन पथ के प्रतीक के लगभग समान दिखता है। एडम ने थोड़ा आश्चर्य से कहा। क्रिम्सन पथ का प्रतीक एक चांदी का क्रॉस था जिस पर 5 माणिक लगे थे और उनसे खून टपक रहा था। लोला ने सिर हिलाया। मैंने अभी अभी क्रिम्सन पाथ ज्वाइन किया है, इसलिए मेरे क्रॉस में अभी तक माणिक नहीं है। उन्हें अर्जित करना पड़ता है, आप जानते हैं, खास तौर पर आम लोगों के लिए। खैर, ऐसा होना चाहिए क्योंकि मेरा टैटू फैंटम्स के टैटू से अलग है। लोला ने कड़वी मुस्कान के साथ फुसफुसाया। एडम ने स्पष्ट जिज्ञासा के साथ उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। यहाँ लोला ने अपने टैटू की ओर इशारा करते हुए कहा, जैसा कि आप देख सकते हैं, क्रॉस चांदी का नहीं बल्कि काला है। इसके अलावा अगर मेरे पास माणिक होते तो वे फैंटम के क्रॉस में मौजूद माणिकों से छोटे होते। हालांकि यह ज़रूरी है, मनुष्य और फैंटम दोनों ही अपनी इच्छा से टैटू बनवाते हैं, लेकिन संगठन में सक्रिय भागीदारी के लिए प्रतीक चिन्ह रखना अनिवार्य है। एडम ने सिर हिलाया। प्रागो का प्रतीक चिन्ह भी 6 पंखुड़ियों वाला एक नीला फूल था। एडम ने देखा कि कोई भी उन्हें जल्दी नहीं कर रहा था, इसलिए ये लोला की प्रेरणाओं और बिग थ्री क्रिम्सन पथ के बारे में थोड़ा और जानने का एक शानदार अवसर था। लोला, मेरा मतलब असभ्य होना नहीं है, लेकिन तुमने क्रिम्सन पाथ में शामिल होने का फैसला क्यों किया? मेरा मतलब है, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आम लोगों के लिए सबसे अच्छी परिस्थितियां एज्योर लॉर्ड्स या प्राउड विंग में हैं, लेकिन क्रिम्सन पाथ में नहीं। एडम ने पूछा। लोला ने मुस्कुराते हुए अपने कंधे को अपनी पोशाक से ढक लिया। खैर, यह एक लंबी कहानी है, लेकिन मुझे इसे आपके साथ साझा करने में कोई आपत्ति नहीं है। ये सब एक प्रेत के बारे में है। आप कह सकते हैं कि वह मेरा दत्तक पिता बन गया। कम से कम मैं हमेशा यही सोचती थी। लोला ने अपनी हथेलियों को अपनी छाती पर दबाते हुए कहा। एज्योर लॉर्ड्स और विशेष रूप से प्राउड विंग में शामिल होने वाले बेवकूफ़ों के विपरीत। एक पल के लिए लोला के चेहरे पर तिरस्कार का भाव उभर आया। जाहिर है, क्रिम्सन पाथ की सदस्य होने के नाते वह प्राउड विंग के सदस्यों को नापसंद करती थी। उनके विपरीत, मैंने झुग्गी झोपड़ियों में रहने के दौरान राक्षसों को देखा है। एक दिन मैं एक लगभग नष्ट हो चुके टॉवर पर चढ़ गया जो दीवारों से थोड़ा ही ऊंचा था। फिर मैंने डेडलैंड्स देखा और कैसे राक्षसों ने एक सैन्य हेलीकॉप्टर को नष्ट कर दिया, उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। एडम ने थोड़ा सिर हिलाया। वह जानता था कि लोला किस बारे में बात कर रही थी, क्योंकि वह भी झुग्गी झोपड़ियों से था और वह जानता था कि ऐसी मीनारें होती हैं। कोई भी व्यक्ति अगर चाहे तो उन पर चढ़ सकता है, चाहे वह बच्चा ही क्यों न हो। हाँ, थ्री रिंग्स में भी कई बेहतरीन जगहें थीं, लेकिन कुछ जगहों पर केवल सैन्य या विभागीय कर्मचारी ही पहुंच सकते थे। हालांकि उन जगहों में से जहां आम आदमी पहुंच सकता था, डेडलैंड्स को देखना असंभव था। ये सब परिप्रेक्ष्य और गढ़ के आकार के बारे में था। यह इतना बड़ा था कि पहले रिंग के निवासी केवल दूसरे रिंग और तीसरे रिंग के हिस्से को ही देख सकते थे, वे झुग्गियों को नहीं देख सकते थे। मृत भूमि की तो बात ही छोड़िए। देखा, मैं भी झुग्गी झोपड़ियों से हूँ। 1 महीने पहले तक मुझे एक टावर पर जाने का मौका मिला था। एडम ने झुग्गी झोपड़ियों में बिताए सालों को याद करते हुए गहरी सांस ली। वह सिर्फ 1 महीने पहले ही वहां से बाहर आया था, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि वह पिछले जन्म में वहां रह चुका है, शायद उससे भी ज्यादा समय पहले। हालांकि यह आश्चर्य की बात नहीं थी, ये देखते हुए कि उसका जीवन और वह खुद कितना बदल गया था। सचमुच, लोला की आंखें चौड़ी हो गईं जब वह एडम के पास गई और उसके हाथों को कसकर पकड़ लिया। अविश्वसनीय। झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले प्रेत बहुत दुर्लभ हैं, क्योंकि वहां लगभग किसी का भी कोई सच्चा वंश नहीं है। झुग्गियों में चिंगारी जलाने की संभावना अन्य क्षेत्रों की तुलना में बहुत कम है।
एडम ने एक लापरवाह मुस्कान के साथ कंधे उचकाए। खैर, मैं बस भाग्यशाली था। कभी कभी आपके जीवन को बदलने के लिए बस थोड़ी सी किस्मत की जरूरत होती है ना? किसी कारणवश जैसे ही लोला ने एक कदम पीछे लिया, उसकी निगाहें गहरी हो गईं। एडम ने भौहें उठाईं। वह हैरान था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि लोला की प्रतिक्रिया का कारण क्या था। माफ करना, यह मेरी कहानी के बारे में है। इस प्रेत ने मुझे टॉवर में देखा, वह गढ़ की दीवारों पर खड़ा था। फिर एक छलांग में वह मेरे पास पहुंचा, मुझे अपनी बाहों में उठा लिया और बड़े प्यार से मुस्कुराया। उसी दिन वह मुझे अपने घर ले गया, जहां मेरे जैसे कई झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे थे। लोला ने आगे कहा, वह क्रिम्सन पाथ का सदस्य था और काफी सख्त व्यक्ति था। मैंने नौकरानी का काम किया, घर को साफ रखने की कोशिश की और मैं हर चीज से खुश थी। उसके लिए धन्यवाद। मैंने आखिरकार अपने सिर पर छत के बारे में चिंता करना बंद कर दिया और खाने के लिए कुछ भी नहीं था। मुझे एहसास हुआ कि असली जीवन कैसा होता है। लोला एक क्षण के लिए रुकी। भले ही वह क्रिम्सन पाथ का सदस्य था, लेकिन उसने मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, जैसे कि मैं उसकी बेटी हूँ। अरे, उस साल पहली बार मुझे अच्छे कपड़े मिले और मैं मूवी थिएटर गई, और ऐसा कई बार हुआ। एडम ने बिना किसी रुकावट के सूची बनाना जारी रखा। उसे एहसास हुआ कि लोला की स्थिति अनोखी नहीं थी। ऐसा या ऐसा ही कुछ सैकड़ों लोगों के साथ हुआ है, खासकर उन लोगों के साथ जो मुश्किल परिस्थितियों में थे। लोरा ने गहरी सांस ली। ये सच है कि प्रेत और मनुष्य असमान हैं, इसलिए हमें अलग अलग काम करने पड़ते हैं। मैं राक्षसों से लड़ने में सक्षम नहीं हूँ, लेकिन मैं सफाई और खाना बना सकता हूँ, कोई निर्माण और पेंटिंग कर सकता है। इसलिए हमें अपनी क्षमताओं के अनुसार सब कुछ करना होगा। लोला ने अपनी हथेली छाती पर रखी और गर्व से एक कदम आगे बढ़ी। हालांकि अगर फैंटम राक्षसों को नहीं मारते तो मैं खाना नहीं बना सकती, सफाई नहीं कर सकती या जी नहीं सकती। यही मुख्य अंतर है। इसीलिए मैं क्रिम्सन पाथ में शामिल हुई, क्योंकि हम आम लोगों को फैंटम के लिए राक्षसों से लड़ना आसान बनाना चाहिए, ताकि हम शांति से रह सकें और सुबह उठ सकें। इससे जीवन की गुणवत्ता बढ़ेगी और मेरे जैसे बहुत से बच्चे होंगे जो झुग्गियों में रहते हैं और भूखे मरते हैं। एडम ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। आपकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद। अब मैं थोड़ा और समझ गया हूँ। हालांकि मनुष्य राक्षसों से भी लड़ सकते हैं। लोला ने हैरान होकर उसकी ओर देखा। एडम ने अपने कान की ओर इशारा किया, जहां आमतौर पर उसका यब्द होता था। ऑपरेटर, हार्वेस्टर, सैन्य, लोहार, विभागीय कर्मचारी और कई अन्य। उनके पास राक्षसों की त्वचा को काटने के लिए हथियार नहीं हो सकते हैं, लेकिन वे सुनिश्चित करते हैं कि हमारी तलवारें पहले से कहीं अधिक तेज और सटीक हों। लोला ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ समझदारी से सिर हिलाया। हाँ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वे मदद कर रहे हैं, जो वे कर सकते हैं वैसा कर रहे हैं। फिर एडम ने अपना हाथ बढ़ाया और पूछा, तुम उस प्रेत के बारे में बात कर रहे थे जिसने तुम्हें अपने घर में शरण दी थी। अब वह कैसा है? लोला का चेहरा काला पड़ गया और उसकी उंगलियां कांपने लगीं। वह मर गया। एक मिशन पर उसके दस्ते पर एक राक्षस ने हमला किया जो बहुत शक्तिशाली था। कोई भी जीवित नहीं बचा। मुझे खेद है। एडम ने अपना सिर नीचे कर लिया। लोला ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वह केवल इसलिए नहीं मरा क्योंकि वह एक प्रेत था, बल्कि इसलिए कि साधारण लोग जो कभी गढ़ की दीवारों से बाहर नहीं निकले, वे राक्षसों से नहीं मरते। प्रेत हमसे कहीं ज्यादा पीड़ित होते हैं। एडम ने सिर हिलाया। थोड़ी देर रुकने के बाद वे आगे बढ़ गए, फॉल हिल जेल के एफ जोन की ओर जाने वाले गेट की ओर। फॉल हिल जेल को किसी भी जेल की तरह कई जोन में विभाजित किया गया था। हालांकि फॉल हिल जेल में कैदियों को एक जगह पर रखने के लिए नहीं, बल्कि एक अलग कारण से रखा गया था। फॉल हिल जेल में प्रवेश करने वाले सभी लोग सीधे एफ जोन में चले गए, जैसा कि एडम ने किया। ये पहला जोन था जहां सबसे ज्यादा लोग रुके थे। ये बात नहीं थी कि फैंटम किस प्रकार का अपराध कर रहा था, बात यह थी कि वह कितनी दूर तक जा सकता था। प्रत्येक कैदी के लिए पहली परीक्षा मुख्य द्वार था, जहां एडम लोला के साथ पहुंचा। कृपया गेट पर अपना हाथ रखो और तैयार रहो। यह अप्रत्याशित हो सकता है, क्योंकि सभी जानते हैं कि एक नया व्यक्ति जल्द ही आ रहा है। लोला ने एक कदम पीछे हटने से पहले मीठी मुस्कान दी। वह पहले एडम के साथ एक ही स्तर पर थी, लेकिन अब उसने उसके लिए रास्ता बनाने का फैसला किया। एडम ने इस इशारे पर कोई ध्यान नहीं दिया और केवल गेट को छू लिया। एक जोरदार दरार के साथ गेट धीरे धीरे खुला, जिससे एक चमकदार बर्फ सी सफेद रोशनी निकली, जिसने एडम को एक पल के लिए अंधा कर दिया। फिर प्रकाश गुजरने से पहले एडम आगे बढ़ा और गेट लाइन पार कर एफ जोन में प्रवेश कर गया। कांपना, कांपना, कांपना। जैसे ही एडम का पैर जमीन पर पड़ा, उस पर एक जबरदस्त दबाव आया। स्टील नाइट या मिर्ना के खिलाफ लड़ते समय उसने पहले भी ऐसा अनुभव किया था, लेकिन यह अलग था। स्टील नाइट की आभा उससे निकल रही थी और एडम के साथ साथ उसके आसपास की हर चीज पर सामान्य दबाव डाल रही थी, लेकिन अब दर्जनों मूल केवल एडम पर निर्देशित थे। विभिन्न शक्तियों की विभिन्न आभाएं एडम पर उतरी, जिनकी तीव्रता धीरे धीरे बढ़ती गई।
पहले तो एडम के शरीर में हल्की सी सिहरन हुई, फिर उसकी पीठ में ठंडक महसूस हुई और जल्द ही उसकी उंगलियां कांपने लगीं। हर बीतते सेकंड के साथ उसकी हालत और खराब होती जा रही थी। ठीक है, ठीक है, वह अच्छा कर रहा है। इस समय तक बहुत से नए लोग पहले ही बेहोश हो चुके होंगे। एक रहस्यमयी आवाज़ पूरे कमरे में फैल गई। हाँ, ये तो बस एक हिस्सा है। जल्दी या बाद में वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और गिर जाएगा, यह अपरिहार्य है। एक तीखी आवाज़ गूंजी। उसी क्षण एडम पर दबाव इतना बढ़ गया कि वह एक घुटने पर गिर गया और उसकी आंखों के सामने सब कुछ काला हो गया। एडम ने मुंह में खून थूका। उसे लगा कि उसकी त्वचा फटने को तैयार है, उसकी हड्डियां टूटने को तैयार हैं और उसका दिमाग घंटों के लिए अंधकार में डूब जाने को तैयार है। एडम को इस तरह के स्वागत की उम्मीद नहीं थी, लेकिन उसे जल्दी ही एहसास हो गया कि उसे क्या करना है। यदि वह अन्य लोगों की आभा से दबा जा रहा था तो उसे अपनी आभा का उपयोग करना ही था। कांपना, कांपना, कांपना। एडम ने अपने दांतों को कसकर भींच लिया, क्योंकि उसकी पुतलियां सिकुड़ गई थीं। उसका विकास वृक्ष कांप उठा और उसमें से एक आभा निकलने लगी। आभा किसी प्राणी की शुद्ध शक्ति का एक प्रकार का संकेतक थी, चाहे वह प्रेत हो या राक्षस। आभा प्रेत की शक्ति के सभी पहलुओं का सार थी: ऊर्जा की मात्रा, ऊर्जा घनत्व, खूनी लड़ाइयों में प्राप्त अनुभव, ज्ञान, कौशल और क्षमताएं, साथ ही सहज ज्ञान, क्षमता और विशुद्ध शारीरिक शक्ति। सामान्य तौर पर वह सब कुछ जो किसी न किसी तरह से प्रेत की शक्ति को प्रभावित करता था, सिवाय उन बाहरी कारकों के जो लगातार बदल रहे थे, आभा में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। उन्हें एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता था, क्योंकि बिना योग्यता के अनुभव नहीं हो सकता था, और बिना शारीरिक शक्ति के ऊर्जा नहीं हो सकती थी, क्योंकि शरीर को अपनी शक्ति का सामना करना पड़ता था। सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ था और एक जगह पर संयुक्त था: विकास वृक्ष। फिर भी ये सभी कारक आपस में जुड़ गए और एक आभा के रूप में सामने आए जब फैंटम ने विकास वृक्ष को सक्रिय किया, जैसे कि किसी क्षमता का उपयोग कर रहा हो। आभा का कोई रंग या भौतिक अवतार नहीं था, हालांकि फैंटम के मामले में ऐसा नहीं था। हालांकि कभी कभी सामान्य मनुष्य भी जितना उन्हें देखना चाहिए उससे अधिक देख सकते थे। एडम धीरे धीरे जमीन से उठा, उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, जबकि दर्जनों आंखें उसकी ओर लगी थीं। पहले तो कोई भी कुछ नहीं देख सकता था, लेकिन जब एडम की आभा काफी मजबूत हो गई तो अधिकांश प्रेत एडम के चारों ओर सभी दिशाओं में सक्रिय रूप से फैलती हुई सफेद गर्म आग की आकृति देख सकते थे। दबाव तुरंत ही कमजोर हो गया, हालांकि बाहरी आभाएं कहीं नहीं गईं, सिर्फ एडम की आभा ही ढाल की तरह काम कर रही थी। इसने उसके आसपास के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, जिससे दूसरी आभाएं उसके शरीर को प्रभावित नहीं कर पाईं। ओह, वह अभी भी अपने पैरों पर खड़ा है। अविश्वसनीय, किसी ने सचमुच आश्चर्यचकित होकर कहा। ऐसी स्थिति में उसे अंतिम चरण तक टिकने की कोशिश करने दो। मुझे नहीं लगता कि वह उन कुछ नौसिखियों में से एक होगा जो विरोध कर सकते हैं। एक कठोर आवाज गूंजी जब आभा की कई धाराएं बदल गईं। पहले आदम पर दबाव डालने वाली विभिन्न आभाएं चापों या अदृश्य गिरते उल्कापिंडों की तरह गोल सिरों वाली आकारहीन धाराओं की तरह दिखती थीं। इनसे आदम की आभा में लहरें उठती थीं या सफ़ेद गर्म लपटें निकलती थीं जिनकी नोकें तेजी से चलती थीं, लेकिन दूसरे लोगों की आभाओं को आदम पर दबाव डालने से रोकती थीं। अब आभा या अदृश्य उल्कापिंडों की कुछ धाराएं पारदर्शी ब्लेड में बदल गईं। वे बड़ी सहजता से बर्फ सी सफ़ेद आग की बाहरी परत को चीरते हुए एडम की ओर बढ़े और उसके आभामंडल से होकर गुजरे, जो उनके मालिक के पास पहुंचने के साथ साथ और भी सघन होता गया। एडम को तेज दर्द महसूस हुआ, लेकिन ये जल्द ही बंद हो गया, क्योंकि उसकी आभा ब्लेड को रोक पाने में सक्षम थी, जो उसकी त्वचा से केवल कुछ मिलीमीटर की दूरी पर थी। ब्लेड को एडम की आभा को भेदने और वास्तविक नुकसान पहुंचाने के लिए बस एक झटके की जरूरत थी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। लोला की आंखें चौड़ी हो गईं, साथ ही कई कैदियों की भी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एडम ऐसी स्थिति को झेल पाएगा, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही मतलब हो सकता था, वह जल्द ही एफ जोन से बाहर जाने वाला था। जल्दी या बाद में ये निश्चित रूप से होगा। शुरुआत में उसकी सफलता को देखते हुए आभा की शक्ति एक अन्य कारक से भी प्रभावित होती थी जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता था: प्रेत की उत्पत्ति। समान कारकों के साथ एक प्राकृतिक रूप से जन्मे प्रेत की आभा एक कृत्रिम रूप से जन्मे प्रेत की तुलना में अधिक मजबूत होगी। लोला क्रिम्सन पाथ की सदस्य थी, लेकिन वह नेचुरल बॉर्न फैंटम के अस्तित्व के बारे में जानने के लिए बहुत कम रैंक की थी। इस प्रकार एडम की शक्ति उसे और अन्य फैंटम को और भी अधिक असामान्य और भयानक लगती थी। जल्द ही अजनबियों की आभा कमजोर हो गई और एडम को मुक्त कर दिया, जिससे उसे राहत की सांस लेने का मौका मिला। उसने वह परीक्षा पास कर ली थी जिसमें अधिकांश लोग असफल हो गए थे, और यह किसी की नज़र में नहीं रह सकता था। क्रैकल, एफ जोन के बिल्कुल अंत में गेट खुला। एक लंबा चौड़ा व्यक्ति आत्मविश्वास से आगे बढ़ा। उसके शक्तिशाली कदमों की आवाज़ गूंज उठी, जिससे एफ जोन में मौजूद हर कैदी पीछे मुड़ गया। हे भगवान, वह कमीना यहाँ क्या कर रहा है? महिला ने भौहें सिकोड़ते हुए अपनी बाहें छाती पर रख लीं। मुझे नहीं पता, लेकिन ये देखते हुए कि वह इतनी जल्दी आ गया, उसे इसकी उम्मीद थी।
हाँ, ऐसा लगता है कि हमारे नए आगंतुक ने पहले ही कुछ दुश्मन बना लिए हैं। आदमी ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान थी। कैदियों ने मुड़कर अपने जेल के वार्डन प्रागो एवेनो और इस अद्भुत स्थान पर मौजूद एकमात्र K2 फैंटम को देखा। उसकी और एडम की नज़रें एक दूसरे से मिलीं, जिनमें केवल तिरस्कार और थोड़ी सी अवमानना दिख रही थी। मुझे व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए आओ, एडम ने अपनी आंखें सिकुड़ते हुए कहा। आगे क्या होगा? K1 फैंटम पर हमला, F जोन कैदी पर। प्रागो मुस्कुराया। हाँ, ऐसा लगता है कि तुम समझने लगे हो कि यह जेल कैसे काम करती है ना? अगर यह मेरे ऊपर होता तो तुम्हारे पास कोई विशेष क्षेत्र या सुविधाएं नहीं होती। तुम भाग्यशाली हो कि एज्योर लोड्सगढ़ में मुख्य संगठन नहीं है। फिर भी आखिरी शब्दों पर प्रागो की आवाज़ और भी कठोर हो गई। तभी उसकी नज़र आत्मविश्वास से भरे एडम पर पड़ी। मैं यहाँ तुम्हें ये दिखाने आया हूँ कि तुम्हें घमंडी नहीं होना चाहिए। तुम इन एफ-जोन बदमाशों के आभा हमले का सामना करने में सक्षम थे, इस पर गर्व करने की कोई बात नहीं है। हालांकि अधिकांश लोग तो इसे भी नहीं संभाल सकते। प्रागो ने गहरी सांस ली। चूंकि आप पहली बार यहाँ आए हैं, इसलिए मैं आपको कुछ सलाह देता हूँ। एफ जोन में रहें और अपने 6 महीने आराम से बिताएं, अन्यथा आपके लिए केवल दर्द और पीड़ा ही इंतजार कर रही है। खैर, आपको मुझ पर विश्वास दिलाने के लिए मैं इसका प्रदर्शन करूंगा। प्रागो ने अपनी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ने से पहले कंधे उचका दिए। कांपना, कांपना, कांपना। एक ही पल में एडम पर एक और आभा उतर आए। इस बार इसका स्रोत सिर्फ एक था, ये प्रागो से आया, जो दूर शांत खड़ा था। इसके अलावा प्रागो की आभा का एक विशिष्ट आकार था और वह कोई धारा, गोला या ब्लेड जैसी कोई साधारण चीज नहीं थी, जैसा कि उन कैदियों के साथ था जिन्होंने पहले एडम पर हमला किया था। प्रागो की आभा में एक राक्षस की आकृति थी, दर्जनों जड़ों से बुनी हुई लंबी भुजाएं, मृत पंखुड़ियों वाली टेढ़ी उंगलियां और एक अजीब सिर। राक्षस का कोई चेहरा नहीं था, आंखों की जगह सिर्फ 2 भयानक फूल और एक भयानक जबड़ा जो अपने ही मांस को चीरने की कोशिश करता था, ये सब अपने शिकार में अपने नुकीले दांत गड़ाने के लिए। इससे पहले कि एडम कुछ समझ पाता, राक्षस ने अपने पंजे ऊपर की ओर घुमाए और एडम के आभामंडल को आसानी से फाड़ डाला। श्वेत गर्म ज्वाला की बूंदें शीघ्र ही विलुप्त हो गईं, जबकि आभा की एक नई परत एडम की रक्षा करने के लिए प्रयासरत थी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। राक्षस ने अपने पंजे एडम के पेट में घुसा दिए और अपना मुंह इस तरह खोला जैसे दहाड़ रहा हो। उसी क्षण आदम जमीन पर गिर पड़ा और उसके मुंह से खून की धारा बहने लगी। ये सिर्फ प्रागो की आभा थी और असली राक्षस नहीं था, इसलिए न तो एडम के शरीर को और न ही उसके कपड़ों को कोई नुकसान पहुंचा। राक्षस के पंजे सिर्फ इस बात का प्रतिनिधित्व करते थे कि कैसे प्रागो की आभा ने एडम को कुचल दिया, उसे जबरदस्त दबाव में तोड़ दिया। एडम का मन तुरंत ही धुंधला हो गया और उसकी आंखों में केवल अंधेरा भर गया। तभी उसके विकास वृक्ष की युक्तियां कांप उठीं, जिससे सफ़ेद चिंगारियां निकलने लगीं, मानो वे एडम के स्थान पर विकास वृक्ष के ऊपर कुछ बनाने की कोशिश कर रही हों, लेकिन वह भी इसके लिए तैयार नहीं था। फॉल हिल जेल में उसे या तो अपने जीवन के 6 महीने बर्बाद करने थे या फिर यह सीखना था कि जब आसपास कोई राक्षस नहीं था, केवल मनुष्य थे, तो फैंटम क्या करने में सक्षम थे। अंधेरे में से फूल राक्षस का भयानक जबड़ा दिखाई दिया, जिसके लंबे पंजे मांस को फाड़ने के लिए आतुर थे। एक चीख के साथ एडम जाग गया, दुर्स्वप्न से बाहर आ गया। उसे नहीं पता था कि कितना समय बीत चुका था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका सपना केवल कुछ सेकंड तक चला था, क्योंकि राक्षस की छाया ने तुरंत उसे जगा दिया। ओह, तुम आखिरकार जाग गए। मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, लोला ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ कहा। एडम ने चारों ओर देखा। जब उसने पहली बार जेल के बारे में सुना था तो उसे लगा था कि उसे अगले 6 महीने एक गंदी कोठरी में, जंग लगी सलाखों और फटे गद्दे वाले बिस्तर में बिताने होंगे। बेशक, जब उसने फॉल हिल जेल का रास्ता देखा और उस जगह के बारे में थोड़ा और जाना तो उसकी उम्मीदें बदल गईं। हालांकि वह इसकी उम्मीद नहीं कर सकता था। वह एक साधारण लेकिन साफ बिस्तर पर था, उसके सामने लोला सफ़ेद सोफे पर लेटी हुई बेफिक्री से कॉमिक बुक पढ़ रही थी। वहाँ और कुछ नहीं था, शॉवर, रसोई घर इत्यादि सब एफ जोन में साझा थे, लेकिन यह वह बात नहीं थी जिससे एडम को सबसे अधिक आश्चर्य हुआ। कोई सलाखें नहीं। एडम ने खुले रास्ते की ओर देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। उसके सेल में किसी को भी आने जाने से कोई नहीं रोक रहा था, क्योंकि न केवल सलाखें थीं, बल्कि दरवाज़ा भी नहीं था। लोला की उपेक्षा करते हुए एडम बिस्तर से उठकर बाहर की ओर चला गया। सबसे पहले उसने 1 दर्जन कैदियों को देखा, वे सभी सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, बिल्कुल उसी की तरह। हालांकि उनमें और एडम में बहुत अंतर था, क्योंकि वे पहली मंजिल पर नीचे थे और वह ऊपर वाली मंजिल पर था। पहली और दूसरी मंजिल के बीच का अंतर समझने के लिए कुछ सेकंड ही काफ़ी थे। पहली मंजिल पर बहुत से लोग थे और कोठरियों में कई प्रेत थे। केवल दूसरी मंजिल पर प्रेतों के पास निजी कमरे थे जहां कोई उन्हें परेशान नहीं करता था। तुम आश्चर्यचकित लग रहे हो, है न? लोला ने कहा, उसके पास जाकर अपनी ड्रेस के सामने कॉमिक बुक को पकड़ लिया। एडम ने सिर हिलाया। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं तो अभी अभी एफ जोन में आया हूँ।
फिर वे नीचे क्यों हैं और मैं ऊपर क्यों हूँ? एडम को एहसास हुआ कि शीर्ष मंजिल पर होना एक विशेषाधिकार है जिसे अर्जित करना पड़ता है। मैं कहूंगी कि तुम भाग्यशाली हो, लेकिन तुम भाग्यशाली नहीं हो। तुम यहाँ रहने के लायक हो। मैं तुम्हें डाइनिंग हॉल में इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। लोला ने दूर स्थित एक बड़े कमरे की ओर इशारा करते हुए कहा। पहली मंजिल पर ऐसा कुछ नहीं था, ये दूसरी मंजिल के लिए एक अनोखी विशेषता थी। एडम ने चारों ओर देखते हुए सिर हिलाया। एफ जोन में सबसे ज्यादा लोग थे, कई सौ, लेकिन दूसरी मंजिल पर सिर्फ 10 सेल थे और सिर्फ 6 में लोग रहते थे। इनमें से एक अब एडम का घर था। उन सभी के चेहरे शांत थे, विनम्रता और ऊब से भरे हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वे एफ जोन की मुख्य चीज गेट के पास भी नहीं जा रहे थे। मेरा मतलब है, यही है। एडम ने उस विशाल गेट की ओर देखते हुए बड़बड़ाया, जिसके सामने से वह एफ जोन में आया था। प्रागो पहले भी उनसे होकर गुजरा था। लोला ने सिर हिलाया। ये अगले क्षेत्र के द्वार हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये उस द्वार से थोड़े अलग हैं जिससे आप आए थे। आओ, मैं तुम्हें इसके बारे में सब कुछ बताती हूँ। और क्या, मैं भूख से मर रही हूँ? लोला ने अपना हाथ हिलाया और आगे बढ़ गई। एडम ने उसके पीछे जाने से पहले गेट पर एक नज़र डाली। निकास द्वार प्रवेश द्वार के समान ही था, लेकिन इसमें एक बड़ा अंतर था, किनारों पर हरी रेखाएं। वे एक मेज पर बैठ गए और लोला ने खाने की 2 ट्रे लीं, कुछ खास नहीं, चावल, सब्जियां और कुछ घटिया किस्म का मांस। पेय पदार्थों में सिर्फ पानी, चाय और कॉफ़ी थी, जिसमें कोई विविधता नहीं थी। खैर, मुझे लगता है कि जेल में मुझे इससे बेहतर भोजन की उम्मीद नहीं करनी चाहिए थी, है ना? एडम ने चावल को देखते हुए कहा, जो चिपचिपा, बिना स्वाद वाला लग रहा था। लोला ने कंधे उचकाए। हर जोन में खाने का एक अलग सेट होता है। इसके अलावा आप दूसरी मंजिल पर हैं, इसलिए आप जब चाहें खा सकते हैं, और पानी के अलावा आपके पास कॉफ़ी और चाय भी है। लोला ने कहा, एक तरह से जैसे कि एडम को इस तरह के वर्गीकरण से खुश होना चाहिए। बेशक, एडम ने अपने जीवन के ज़्यादातर समय में बहुत खराब खाना खाया था, लेकिन फैंटम के तौर पर अपने समय के दौरान उसने खुद को खाने के मामले में किसी भी चीज़ से वंचित न रखने की आदत डाल ली थी। मिशन से मिलने वाली आय से वह किसी भी मात्रा में कोई भी खाना खरीद सकता था। नीचे कोई डाइनिंग हॉल नहीं है। एडम ने असमंजस में भौहें उठाईं। लोला ने अपना सिर हिलाया। पहली मंजिल पर या तो दिन में 3 बार या 5 बार खाना मिलता है। ये हर फैंटम पर निर्भर करता है। इसके अलावा उनके पास सिर्फ पानी है और कुछ नहीं। साथ ही, जैसा कि आपने पहले ही देखा होगा, उनके पास अलग से कोई कोशिका नहीं है। उनकी कोशिकाएं आपकी तुलना में बहुत छोटी हैं और उनके पास कोई सोफा नहीं है। लोला ने स्पष्ट रूप से बताया और स्पष्ट भूख के साथ खाना जारी रखा। एडम ने गहरी सहमति में सिर हिलाया। तो फिर मैं दूसरी मंजिल पर क्यों आ गया? लोला ने एडम की जेब की ओर इशारा किया जहां उसका कार्ड पड़ा था। एडम ने कार्ड निकाला और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पहले उसके कार्ड पर एक नंबर लिखा था, 0, अब यह नंबर 3 अंकों का था, 999। क्या ये किसी तरह के पॉइंट हैं? लेकिन मेरे पास इतने सारे पॉइंट क्यों हैं? मैं इनका इस्तेमाल कैसे करूं? एडम ने हैरानी से कार्ड को देखा। नहीं, आप अंक खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि वे आपके लिए अवसर खोलते हैं। उदाहरण के लिए, एफ जोन में 100 अंक वाले लोग दिन में 5 बार खाना खा सकते हैं, 300 से ऊपर वाले लोग इंटरनेट पर ज़्यादा समय बिता सकते हैं, 700 से ऊपर वाले लोगों को गार्जियन से काम नहीं करवाना पड़ता, 900 से ऊपर वाले लोग दूसरी मंजिल पर प्रवेश पा सकते हैं। लोला ने जल्दी से कहा। वास्तव में, एक कैदी का जीवन लगभग हर प्राप्त अंक से प्रभावित होता था, लेकिन लोला ने इस प्रणाली में सबसे महत्वपूर्ण लाभ और मील के पत्थर के बारे में बताया। संरक्षकों। एडम ने अपना सिर झुकाया। लोला ने सिर हिलाया। प्रत्येक क्षेत्र का अपना संरक्षक है। वे सभी एज्योर लोर्ड्स के काफ़ी मजबूत के वन फैंटम हैं। यहाँ एज्योर लोर्ड्स न केवल प्रागो पर बल्कि अन्य फैंटम पर भरोसा करके पूरे जेल को नियंत्रण में रखने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग करने में सक्षम था। लोला ने एडम के कार्ड की ओर इशारा करते हुए अपनी बात जारी रखी। जब आप 999 अंक तक पहुंच जाते हैं तो आपके पास एक अनूठा अवसर होता है, जोन के संरक्षक को चुनौती देने और 1000 तक पहुंचने के लिए अंतिम अंक प्राप्त करने का। यह आपके लिए अगले जोन के द्वार खोलने के लिए पर्याप्त होगा। एडम ने खाना एक तरफ रख दिया, उसे खाने का इरादा नहीं था, और अपनी चिंताग्रस्त निगाहें छत की ओर लगा दीं। आपको 999 अंक मिले क्योंकि आप कैदियों की आभा के हमले का सामना करने में सक्षम थे। ऐसा हर किसी के साथ होता है और केवल कुछ ही इसका सामना करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा आप पर व्यक्तिगत रूप से प्रागो द्वारा हमला किया गया था, ये भी महत्वपूर्ण है। लोला ने अपना हाथ हिलाया। एडम ने एक कैदी की ओर देखा जो कुछ देखकर और पढ़कर ऊब गया था। उसके कार्ड पर भी 999 अंक थे। वह अभी भी यहाँ क्यों है? एडम ने भौहें उठाईं। लोला ने गहरी सांस ली। क्योंकि वह गार्जियन से हार गया। ऐसा मत सोचो कि उन्हें हराना आसान होगा, क्योंकि तुम्हारे जैसे कैदियों के विपरीत गार्जियन के पास नेक्सस हैं। इससे ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुझे लगता है कि तुम समझ गए हो।
एडम ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने हाथों को देखा, बिना दस्ताने के रहना असामान्य था। वैसे, लोला ने जोश से कहा, तुम्हें पहली मंजिल पर शक्ति परीक्षण पास करना होगा। चलो चलें। क्या? एडम हैरान था, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नहीं था क्योंकि लोला पहले ही उसे देखकर हाथ हिलाते हुए भाग चुकी थी। बीप बीप बीप। एडम का जेल का ब्रेसलेट कंपन करने लगा और हरे रंग में चमकने लगा। अजीब बात यह थी कि यह सिल्वाना ही थी जिसे आखिरकार उससे संपर्क करने का मौका मिला। एडम, सिल्वाना ने आश्चर्य से कहा। एक दिन से ज्यादा समय से उनका संपर्क नहीं हुआ था और उस दौरान उसे कोई जानकारी भी नहीं मिली थी। अरे, काफी समय हो गया है जब से हम संपर्क में हैं, है ना? एडम ने लोला की बात मानते हुए मुस्कुराते हुए कहा। लुई और मैं आपसे आमने सामने मिलने की कोशिश कर रहे हैं और किसी तरह आपकी सज़ा कम करवाना चाहते हैं। हालांकि अभी तक हमें कोई सफलता नहीं मिली है। एज योर लोड्स और प्राउड विंग हमें रोकने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं और उनके पास आपकी सज़ा को बरकरार रखने के लिए पर्याप्त सबूत हैं। सिल्वाना ने निराश होकर कहा। वह एक ऑपरेटर थी और उसका मुख्य काम अपने फैंटम की मदद करना था, न केवल डेडलैंड्स में बल्कि जीवन के किसी भी स्थिति या पहलू में। जब एडम इस स्थिति में था तब वह शक्तिहीन थी, यह उसके लिए किसी भी अभिशाप से भी बदतर था। ऐसा लग रहा था कि वह एक ऑपरेटर के रूप में अपने मिशन में विफल हो गई थी, जिसके लिए वह अपने पूरे जीवन में तैयारी कर रही थी। उस बारे में, एडम ने लंबे समय तक कहा, इसकी चिंता मत करो। क्या? सिल्वाना चौंक गई। अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो तुम अपनी जिंदगी के 6 महीने खो दोगे। ज्यादा से ज्यादा 5, यह अभी भी बहुत ज्यादा है। एडम ने अपना सिर हिलाया और निकास द्वार की ओर एक नज़र डाली। मैं जल्द ही यहाँ से बाहर चला जाऊंगा, हालांकि मुझे अभी विस्तृत जानकारी नहीं है, लेकिन मैं निश्चित रूप से 5 महीने तक यहाँ नहीं रहूंगा। मैं यह महसूस कर सकता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है? सिल्वाना उलझन में थी। उसे नहीं पता था कि फॉल हिल जेल में क्या हो रहा था और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि एडम वहाँ से जल्दी कैसे बाहर निकलेगा। एडम ने कड़वी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इसके बजाय कुछ उपयोगी करो। मेरे लिए बिजली की विशेषता वाला एक सार राक्षस ढूंढो या ऐसा जो मेरी कलाकृति के अनुकूल हो, ये भी पता लगाओ। मुझे यकीन है कि सार राक्षस पहले से ही मेरा इंतजार कर रहा है, लेकिन हमेशा कुछ देरी होती है। एडम ने आगे बढ़ने से पहले कड़वाहट से मुस्कुराया। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो। हालांकि मैं तुम्हें हर दिन फ़ोन करूंगी और उम्मीद है कि जल्द ही तुम मुझे बता दोगे कि क्या चल रहा है। सिल्वाना ने गंभीरता से कहा। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि वह एडम से कम जानती हो। एडम ने बेपरवाही से कंधे उचका दिए। ज़रूर, मुझे यकीन है कि आप आश्चर्यचकित होंगे। मैं आपसे बाद में मिलूंगा। एडम ने कॉल समाप्त करते हुए कहा। तुम किसका इंतज़ार कर रही हो? एडम ने भौहें उठाईं और लोला की ओर देखा। वह पहली मंजिल की सीढ़ियों की ओर जाने वाले दरवाजे पर खड़ी थी। आगे बढ़ो, इसे खोलो। ऐसा केवल वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास पर्याप्त अंक हों। लोला ने दरवाजे में एक स्लॉट की ओर इशारा किया जहां कार्ड लगाना था। क्रैकल। जैसे ही एडम और लोला नीचे गए, दरवाजा खुल गया। पहली मंजिल के बीच में एक विशाल पत्थर की पटिया थी जिसके बीच में एक सफ़ेद क्रिस्टल था। इस वस्तु से फैंटम की मारक शक्ति को क्रिस्टल के अंतिम रंग के आधार पर मापा जा सकता था। वह क्या है? एडम ने स्लैब की ओर इशारा किया। एक पर्पल थरेट लेवल मॉन्स्टर का हिस्सा, रेनबो आर्मडिलो। इसमें कोई खतरनाक हमला करने की क्षमता नहीं है, लेकिन इसकी रक्षा निंदा से परे है। रेनबो आर्मडिलो शायद पर्पल थरेट रेटिंग में सबसे अच्छी तरह से बचाव करने वाला मॉन्स्टर है। एज योर लोड्स ने इसे यहाँ लाने के लिए कड़ी मेहनत की होगी, लोला ने समझाया। फिर उसने क्रिस्टल की ओर इशारा किया और आगे कहा, यदि केवल 4 रंग हों, सफ़ेद, हरा, नीला और बैंगनी। जो लोग बैंगनी रंग के लिए पर्याप्त जोर से मार सकते हैं उन्हें 999 अंक और गार्जियन से लड़ने का मौका मिलेगा। एडम ने कुछ कहने के लिए अपने कार्ड की ओर इशारा किया। लोला ने उससे पहले ही यह काम कर दिया। ज़रूर, आपके पास पहले से ही 999 अंक हैं, लेकिन क्या आप ये जानने को उत्सुक नहीं हैं कि आपका स्कोर क्या होगा? एडम मुस्कुराया और स्टोव की ओर बढ़ गया। ठीक है, चलो एक बार कोशिश करते हैं, इसके बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा। एडम ने अपना हाथ हिलाया। अरे, शुभकामनाएं, सुंदर। घुंघराले लाल बालों वाली एक महिला ने शिकारी मुस्कान के साथ अपनी छोटी उंगली की नोक काटते हुए कहा। एडम ने पलटकर देखा। क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? एडम ने अपना सिर झुकाया। नहीं, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकते हो। अगर तुम मुझे अंदर आने दो तो मैं रात को तुम्हारे सेल में भी आ सकता हूँ। बेशक। एडम ने भौहें सिकोड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं यहीं रहूंगा? मुझे बस गार्जियन को हराना है। मैं यह आज करूंगा। महिला ने मासूम मुस्कान के साथ कंधे उचका दिए। ऐसा ही सब सोचते हैं। हालांकि दूसरी मंजिल पर मौजूद हर कोई पहले ही कोशिश कर चुका है और हार चुका है। तुम्हें यकीन है कि तुम इसे संभाल सकते हो, लेकिन ये सभी के लिए स्पष्ट है कि तुम हम में से एक होने जा रहे हो।
एडम ने स्टोव के पास आकर खर्राटे लिए। वह कुछ देर तक सफ़ेद क्रिस्टल को देखता रहा और फिर अपनी मुट्ठी कसकर बंद कर ली। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और हमला किया, लेकिन आखिरी क्षण में वह रुक गया। कैदी एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि एडम ने अपना वार पूरा क्यों नहीं किया, जो हवा के तेज बहाव के कारण काफ़ी शक्तिशाली लग रहा था। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं और भी जोर से मार सकता हूँ। मुझे बस यह महसूस करने की ज़रूरत है कि मैं लड़ाई में हूँ। जैसे डेडलैंड्स में, एडम ने एक कदम पीछे हटने और अपनी आंखें बंद करने से पहले मन ही मन बुदबुदाया। उसने गहरी सांस ली और अपनी सारी लड़ाइयाँ याद करने लगा। अजीब बात है, लेकिन जितने भी लोगों से उसने लड़ाई की थी, प्राइम स्टोन गोलियत, ब्रास पपेट, मिर्ना, प्राइम एजियोर वॉल्व्स और नॉर्थ कीपर, उनमें से स्टील नाइट ही उसके दिमाग में सबसे ज़्यादा उभर कर आया। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि स्टील नाइट जीन एडम के विकास वृक्ष में था, या शायद इसलिए क्योंकि वह उसकी सबसे प्रतिष्ठित लड़ाई थी। ठीक है, तुम्हें हराने से मुझे न केवल अनुभव मिला, बल्कि असली ताकत भी मिली, एडम ने अपने पावर जीन पर नज़र डालते हुए कहा। फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और कुछ मीटर पीछे हटकर चीख से दौड़ने लगा। इससे पहले कि वह हमला करता, एडम ने ऊंची छलांग लगाई और अपनी मुट्ठी को ऊपर से नीचे तक सफ़ेद क्रिस्टल पर गिराया। एक पल के लिए उसका पावर जीन चमक उठा और उसकी मुट्ठी की नसें फूल गईं। कांपना, कांपना, कांपना। उसी समय एडम का मुक्का क्रिस्टल तक पहुंचा, जिससे स्लैब और जमीन हिल गई। क्रिस्टल से ऊर्जा तरंगें निकलने लगीं, जो काले स्लैब पर फैल गईं। पहले सफ़ेद, फिर क्रिस्टल हरा हो गया और एक सेकंड के बाद नीले रंग में पहुंच गया। कैदियों की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि क्रिस्टल का रंग बहुत तेजी से बदल रहा था। एक सेकंड के बाद क्रिस्टल बैंगनी हो गया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह अंत नहीं था। यहाँ तक कि प्रागो और रैना को भी डेडलैंड्स में एडम की उपलब्धियों के बारे में पता नहीं था। उन्हें ये जानकारी प्राप्त करने के लिए बाहरी स्रोतों का उपयोग करना पड़ा, और यदि वे एडम के बारे में कुछ भी जान पाते तो इसमें समय लगता। इस प्रकार कैदियों को एडम, उसकी शक्तियों या इस बात के बारे में कुछ भी पता नहीं था कि उसने ग्रहण के दौरान बैंगनी खतरा स्तर के शीर्ष 4 नॉर्थ कीपर के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। हाँ, उसे एलेक्सिया के साथ जोड़ा गया था, लेकिन वे दोनों ही थके हुए थे, नॉर्थ कीपर की तुलना में। खैर, जब टॉप 5 राक्षस से तुलना की गई तो रेनबो आर्मडिलो इतना अजेय प्रतिद्वंद्वी नहीं लगा। बाम! एडम के हमले से स्लैब छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया। उसकी मुट्ठी पर सिर्फ कुछ खून बहने वाले निशान रह गए, लेकिन बहुत जल्द ही उनका कोई निशान नहीं रह जाएगा। एडम ने अपनी मुट्ठी कसरी, मुस्कुराया और कैदियों की चौंकती निगाहों के बीच लोला की ओर मुड़ा। अरे, मैं गार्जियन को द्वंद्वयुद्ध के लिए कैसे चुनौती दूं? आपका कार्ड, इसे अपने ब्रेसलेट पर लगाओ और एक कमांड चुनो, लोला ने अविश्वास में बड़बड़ाया। एडम ने सिर हिलाया और जैसा उसने कहा वैसा ही किया। उसका कार्ड चमक उठा और 1 मिनट में प्रवेश द्वार खुल गया, जिसमें एक शक्तिशाली आभा के साथ एक नया सिलहुट दिखाई दिया। फॉल हिल जेल में बंद हर कैदी को अपनी सजा की स्थिति सुधारने का मौका मिला। ऐसा करने के लिए उन्हें बस एक बहुत ही आसान काम करना था, अगले जोन में जाना। हालांकि ऐसा करने के लिए उन्हें एजियोर लॉर्ड्स के गार्जियन के एक फैंटम को हराना था, क्योंकि कैदी के पास उसका नेक्सस नहीं था। इससे चुनौती और भी कठिन हो गई। इस प्रकार, यदि दूसरी मंजिल का कैदी और गार्जियन सामान्य रूप से ताकत में बराबर थे, तो उसके नेक्सस के बिना कैदी के पास जीतने का कोई मौका नहीं था। नेक्सस फैंटम की ताकत का एक महत्वपूर्ण स्तंभ था, और इस तरह के शक्तिशाली हथियार को खोना महत्वपूर्ण था। कदम, कदम, कदम। नीले रंग की मिलिट्री सूट पहने एक लड़की आत्मविश्वास से आगे बढ़ी। उसके हाथ में एक बड़ा सा काला केस था। उसकी आंखें नीली थीं, नज़र दृढ़ और तीखी थी, और थोड़ी तक घुंघराले काले बाल थे। वह गेट से अंदर आए, कैदियों को देखा और नीचे कूद गई। कैदी जल्दी से उससे दूर चले गए, क्योंकि उनमें से कुछ पहले ही उसके वार से घायल हो चुके थे। द्वंद्वयुद्ध के दौरान नहीं, बल्कि जब उन्होंने काम करने से मना कर दिया, तब उन्हें बहुत पछतावा हुआ। तुम वही हो जिसने मुझे द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती दी थी? लड़की ने एडम की ओर गौर से देखते हुए पूछा। एडम ने चेहरे पर हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। लड़की ने गंभीर भाव से हाथ हिलाया। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो चले जाओ। उसी समय सभी कैदी अपनी अपनी कोठरियों में लौट आए, खैर दूसरी मंजिल के प्रेत को छोड़कर। उन्हें ऊपर से लड़ाई देखने का सौभाग्य मिला, सबसे अच्छी सीटों से। फिर जैसे ही कैदियों ने अपनी कोठरियां बंद की, दीवारों पर एक ऊर्जा अवरोध प्रकट हुआ, जिसे कुछ शक्तिशाली प्रेतों ने पहले ही वहां छोड़ दिया था ताकि कैदी और संरक्षक युद्ध के दौरान जेल को नष्ट न कर दें। मेरा नाम नाराटा है, मैं एफ जोन गार्जियन हूँ। आपने 999 रंग बनाए हैं और मुझे चुनौती दी है। यदि आप मुझे हरा सकते हैं तो आप अगले जोन में चले जाएंगे, हालांकि मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगा। एडम के शब्दों की प्रतीक्षा किए बिना नाराटा ने अपना केस खोला, जिसमें एक विशाल तलवार निकली जो लगभग उसके जितनी बड़ी थी। नाराता ने आह भरी, तलवार को कुछ बार घुमाया और लड़ने की मुद्रा में आ गई। वह किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार थी। एडम ने उसके हथियार पर नजर डाली, उसे थोड़ी ईर्ष्या महसूस हुई।
तथ्य यह है कि उसके पास नेक्सस नहीं था और नाराता के पास था, जिसने उसे जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा प्रभावित किया। होश। बिना किसी चेतावनी के नाराटा अपनी तलवार को तेज गति से घुमाते हुए आगे बढ़ी। एडम ने जैसे ही तलवार पर एक ब्लॉक लगाया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, जिससे तलवार की धार कोहनी के ठीक ऊपर उसकी बांह में धंस गई। तभी नाराता तेजी से घूमी और अपना पैर उसके पेट में घुसा दिया। इससे पहले कि एडम संभल पाता, नाराटा ने अपना पहला आदेश इस्तेमाल किया। पानी की एक घनी परत ने उसके पैरों और हाथों को ढक लिया, जिससे वह तेज और बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। कुछ ही सेकंड में नाराता ने कई बार हमला किया, एडम को मारा और उसके कपड़े फाड़ डाले। वह बस चकमा दे सकता था, तलवार को अपना सिर काटने से बचाने के लिए आखिरी समय पर प्रतिक्रिया कर सकता था। गिर जाओ, नाराता ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखें चमक उठीं और उसकी तलवार कांपने लगी। तलवार पर कई कोशिकाएं खुल गईं, जिससे वह एक बहुत ही चौड़े शंकु के आकार की नोक वाले भाले में बदल गई। फिर कोशिकाओं से पानी की धाराएं बाहर निकलीं, जो एक लहर में मिलकर आदम पर टूट पड़ीं। ये झटका इतना जोरदार था कि एडम पीछे की ओर उछल गया और उसकी पीठ दीवार से जा टकराए। नाराता ने हमला जारी नहीं रखा, बल्कि वह मैदान के बीच में खड़ी रही और एडम को घूरती रही। फर्स्ट नेक्सस स्ट्रेट के बाद उसकी तलवार सामान्य हो गई, जो जीतने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए थी। हार मान लो, मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास क्या नेक्सस है, लेकिन तुम्हारे हथियार के बिना तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। नाराता ने माथे पर शिकन के साथ आत्मविश्वास से कहा। कैदियों ने कानाफूसी शुरू कर दी, हालांकि उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं लगा। नाराता ने पिछले चैलेंजर से भी इसी तरह निपटा था। वह मजबूत थी और नेक्सस के रूप में उसके पास लाभ था, इसलिए सभी के लिए परिणाम स्पष्ट था। अच्छा, मैंने उसे चेतावनी दी थी। लाल बालों वाली महिला ने अपना सिर हिलाया। उसने पहले भी कई बार ऐसी चीजें देखी थीं। कदम कदम कदम। एडम धीरे धीरे कुछ कदम आगे बढ़ा और चारों ओर देखने लगा। फिर उसने नाराता की ओर देखा। उसकी आंखें चौड़ी थीं, वह स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित था, यहाँ तक कि सदमे में भी, मानो उसने कुछ असाधारण देखा हो। हाँ, तुम्हें पता नहीं है कि मैंने कितनी बार वह नज़र देखी है। अगर तुम अभी आत्मसमर्पण कर दोगे और मुझे फिर से द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती नहीं दोगे तो मैं तुम पर हमला नहीं करूंगा। मुझे लगता है कि तुम पहले ही समझ चुके हो कि मेरे खिलाफ तुम्हारा कोई मौका नहीं है। नाराता ने अपने कंधे पर तलवार लटकाते हुए आत्मविश्वास से कहा। एडम ने अपनी बांह पर नजर डाली, जहां नाराता के पहले हमले से एक हल्का घाव रह गया था। हल्का दर्द था, कोहनी से खून की कुछ बूंदें बह रही थीं और फिर लाल रंग की बूंदें जमीन पर गिर रही थीं। एडम ने नाराता को घूर कर देखा और उसके होंठ हरकत में आ गए। आप एफ जोन के संरक्षक हैं, है ना? एडम ने अनिश्चितता से पूछा। नाराता ने अहंकार भरी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जरूर, मैं तुम्हारे जैसे बहादुर लोगों को रोकने के लिए लगा हुआ हूं। लेकिन कुछ ही लोग हैं जो मुझे तनाव में डाल सकते हैं। एडम ने अपने सिर के पीछे खुजलाते हुए समझदारी से सिर हिलाया। तभी उसकी खाली, शांत नज़र नाराता पर पड़ी, एक साधारण व्यक्ति की तरह जो बस अपने एकमात्र प्रश्न का उत्तर चाहता था। ऐसी स्थिति में तुम इतने कमज़ोर क्यों हो? एडम ने अपना हाथ थोड़ा हिलाते हुए कहा। नाराता की आंखें बड़ी हो गईं और उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने और बाकी कैदियों ने महसूस किया कि एडम उपहास करने या अहंकारी दिखने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह ईमानदार था और वास्तव में इसे समझ नहीं पाया था। क्या मैं कमज़ोर हूँ? नाराता ने कांपते हुए होंठ बोले। बेतुका, बिल्कुल बकवास। बस अपनी तरफ देखो। तुम्हारे शरीर पर दर्जनों घाव छोड़ने के लिए मुझे सिर्फ एक ही हमले की ज़रूरत थी। एडम ने अपने आप को देखा और अपनी टी शर्ट उतार दी, जो पहले नाराता की तलवार से फट गई थी। अजीब बात यह है कि उसके मांसल शरीर पर एक भी घाव या खून की बूंद नहीं थी। ऐसा लग रहा था कि नाराता की तलवार उसकी त्वचा को चीर नहीं सकती थी, लेकिन उसने हर हमले को चकमा दे दिया। बिल्कुल नहीं, भले ही तुमने मेरी तलवार को चकमा दे दिया हो, पानी की धारा तुम्हारे शरीर को चीर देती, तुम्हें गंभीर क्षति पहुंचती। नाराता ने अविश्वास में चिल्लाया। एडम ने कंधे उचकाए। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम कमज़ोर हो। तुम्हारे नेक्सस गुण को रोकने के लिए मेरे लिए एक सेकंड के लिए अपने आदेश को बुलाना ही काफ़ी था। खैर, चलो बस इसे खत्म करते हैं। जाहिर है, मुझे अब तक अगले क्षेत्र में जाना चाहिए था और तुम मेरे रास्ते में बस एक बाधा हो। एडम ने एक कदम आगे बढ़ाने से पहले अपना हाथ हिलाया। उसी क्षण बिजली के आवेश ने उसके पैरों को जकड़ लिया और कुछ तेज छलांगों के बाद उसने खुद को नाराता के ठीक सामने पाया। उसकी गति बहुत तेज हो गई, नाराता की अपेक्षा से कहीं ज्यादा। उसकी आंखें खाली थीं, वह नाराता को एक मानव के रूप में नहीं, बल्कि एक कमजोर राक्षस के रूप में देख रहा था। उसका मुंह खुला हुआ था, जिससे ठंडी भाप निकल रही थी जो उसके कंधों पर बह रही थी, मानो यह आपदा का एक शांत लेकिन अपरिहार्य संकेत हो। क्रैकल। इससे पहले कि नाराता कुछ समझ पाती, एडम की मुट्ठी उसके चेहरे पर लगी, जिससे उसकी नाक टूट गई और कई दांत टूट गए, जिससे वह जोरदार आवाज के साथ कई मीटर पीछे की ओर गिर गई। कदम कदम
कदम। एडम ने अपने चेहरे पर ऊब के भाव के साथ शांति से कदम आगे बढ़ाया। ऐसा इसलिए नहीं था कि वह घमंडी या दिखावटी था, बल्कि इसलिए क्योंकि वह स्वाभाविक रूप से व्यवहार कर रहा था। यदि किसी कमजोर प्रतिद्वंद्वी पर सफ़ेद या हरे रंग के खतरे वाले स्तर के राक्षस द्वारा हमला किया जाता था तो उसे एक ही बार में हराना उसके लिए आम बात थी। बेशक नाराटा उन राक्षसों से कुछ हद तक अधिक शक्तिशाली थी, लेकिन किसी कारण से उसके और एडम के बीच का अंतर बहुत अधिक था। ऐसा लग रहा था कि वे अलग अलग स्तर पर थे, भले ही वे दोनों के वन फैंटम्स थे। नाराता ने मुंह में खून उगल दिया और सफ़ेदी किए हुए फर्श पर लाल रंग के गड्ढे में तैरते अपने दांतों को देखा। नाराता ने उठने की कोशिश की, लेकिन चक्कर आने की वजह से उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो रहा था। अगर उसकी सुरक्षा थोड़ी कमज़ोर होती तो एडम का मुक्का उसे घंटों के लिए बेहोश कर देता। एक तरह से वह भाग्यशाली भी थी कि वह होश में रही। ये कैसे संभव है? किसी ने एडम और पराजित नाराता को घूरते हुए कहा। कैदियों को यह दृश्य असंभव सा लग रहा था। उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि उनके क्षेत्र का संरक्षक एडम को कुछ नहीं कर सकता। तुम्हें यकीन था कि तुमने मेरे शरीर पर बहुत सारे घाव कर दिए हैं, इसलिए तुमने मुझे बचते हुए नहीं देखा, है न? एडम ने नाराटा के पास जाते हुए पूछा। नाराता ने लाल आंखों से उसकी ओर देखा, उसकी निगाहों में स्पष्ट क्रोध था। मरो! नाराता ने अपनी तलवार को अंतिम ताकत से घुमाते हुए चिल्लाया। नल! एडम ने अपनी हथेलियां आपस में टकराईं, तलवार की धार को उनके बीच फंसा लिया, ठीक उसके चेहरे के सामने। थोड़ा और नाराता उसे कुछ गंभीर नुकसान पहुंचा सकता था, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं था। ऐसा नहीं था कि नाराता कमज़ोर थी, क्योंकि एडम को अपनी हथेलियों का इस्तेमाल करके उसकी तलवार को रोकना पड़ता था। वह बस धीमी थी और उतनी सटीक नहीं थी, और ऐसा लगता था कि नाराता के पास काफ़ी कम अनुभव था, भले ही एडम सिर्फ 1 महीने से ज़्यादा समय से ही फैंटम था। यह कोई छोटी संख्या नहीं थी। कई नौसिखिए फैंटम अपने पहले सप्ताह में ही मर गए, लेकिन गढ़ में कई फैंटम थे जो दशकों से जीवित थे और सफलतापूर्वक शिकार कर रहे थे। उनकी तुलना में एडम अभी भी एक नवागंतुक था जो सत्ता के मार्ग पर अपने पहले कदम उठा रहा था। एडम ने नाराटा की सारी हरकतें देखीं, जैसे कोई अनुभवी योद्धा खूनी युद्धों से गुजरा हो और एक साधारण सैनिक से लड़ रहा हो जो अभी अभी अकादमी से निकला हो। दोनों के बीच का अंतर और विषमता बहुत ज्यादा थी। आखिरकार किसी फैंटम की शक्ति सिर्फ नेक्सस, ऊर्जा और क्षमता में ही व्यक्त नहीं होती, अनुभव किसी भी फैंटम की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ होता है। इसके अलावा नाराता एक कृत्रिम प्रेत थी, इसलिए एडम के खिलाफ उसके पास कोई मौका नहीं था। सिर्फ इसलिए नहीं कि एडम एक नेचुरल बॉर्न फैंटम था, ये परिणाम एक साथ कई कारकों का संयोजन था। मैंने पहले भी ऐसा महसूस किया है। कुछ समय पहले एडम ने पुलिस स्टेशन में प्रागो के साथ हुई अपनी छोटी सी लड़ाई को याद करते हुए कहा। बेशक एडम हार गया था, उनके बीच ताकत का अंतर इतना ज्यादा था कि एडम कुछ भी नहीं कर सकता था। हालांकि वह इस भावना से छुटकारा नहीं पा सका कि प्रागो की हरकतें, हालांकि केटू फैंटम की तरह शक्तिशाली और तेज थीं, लेकिन वे अनाड़ी और गलत थीं। इसके अलावा सहज स्तर पर उसने महसूस किया कि ट्रॉन एक प्राणी के रूप में प्रागो से कहीं अधिक खतरनाक था, भले ही वे दोनों केटू फैंटम थे। हुश! एडम ने नाराता को लात मारी, उसे एक तरफ फेंक दिया और उसके हाथों से तलवार छीन ली। आप जानते हैं, यह उचित नहीं है कि आप एक संरक्षक के रूप में मुझसे इतनी मजबूत बढ़त के साथ लड़ें। एडम ने नाराता की तलवार को किनारे से पकड़ते हुए कहा। जब नाराता को एहसास हुआ कि एडम क्या करने का इरादा कर रहा था तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं नहीं नहीं, रुको, तुम पहले ही जीत चुके हो। मैं तुमसे कमज़ोर हूँ, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। नाराता ने चिल्लाते हुए एडम से रुकने की विनती की। एडम ने अपनी पकड़ थोड़ी ढीली कर दी और नाराता को घूरने लगा। यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो मैं ऐसा नहीं करूँगा और अगले क्षेत्र में चला जाऊँगा। मैं बस एक बात सुनिश्चित करना चाहता हूँ। ज़रूर, पूछो, मैं अपने उत्तर से तुम्हें संतुष्ट करने के लिए जो भी करना होगा करूँगा, नाराता ने हताशा में कहा। एडम की निगाहें हल्की उदासी से भर गईं। आपने कितने क्राउन राक्षसों को मार डाला है? नाराता ने घबरा कर कांपते हुए स्वर में कहा। कोई नहीं। एडम ने समझदारी से सिर हिलाया। मैंने भी यही सोचा था। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। उसी क्षण एडम की मांसपेशियां चरम सीमा तक तनावग्रस्त हो गईं, उसके दांत भिंच गए और उसकी भुजाओं की नसें अत्यधिक दबाव से उभर गईं। वह अपनी पूरी ताकत लगा रहा था और नाराता की तलवार को केवल एक ही उद्देश्य से दबा रहा था, उसे तोड़ने के लिए। एडम को कोई नहीं रोक सकता था और न ही कोई रोकना चाहता था। कैदी उसे व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ देखते रहे और इस अविस्मरणीय तमाशे का आनंद लेते रहे। मुझे नहीं पता कि तुम कितनी बार डेडलैंड्स गए हो या तुमने कितने मिशन पूरे किए हैं, लेकिन अगर तुम अपना समय दूसरे फैंटम को मारने में बिताते हो और राक्षसों का शिकार करने में नहीं, तो तुम्हें हथियार की जरूरत नहीं है, एडम ने ठंडे स्वर में कहा और फिर उसने विशाल तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। नाराता ने अपनी तलवार के टुकड़ों को बड़ी बड़ी कांपती आंखों से दोनों तरफ उड़ते हुए देखा।
उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस कैदी को उसे हराना था, उसने न सिर्फ उसे कुचल दिया था, बल्कि निकट भविष्य में प्रेत बनने की उसकी क्षमता भी छीन ली थी। नेक्सस का पुनर्निर्माण संभव था, लेकिन यह एक लंबी प्रक्रिया थी जिसमें हफ्तों से लेकर महीनों तक का समय लग सकता था। बाम! एडम ने विशाल तलवार के हिस्सों को एक तरफ फेंक दिया, जिनमें से प्रत्येक का वजन कई दर्जन पाउंड था, और लोला की ओर मुड़ा। मैंने गार्जियन को हरा दिया है। अब मुझे क्या करना होगा? मैं अगले क्षेत्र में कैसे पहुंचूं? एडम ने आत्मविश्वास से पूछा। लोला ने धीरे से अपने कार्ड की ओर इशारा किया और बुदबुदाया। बस इसे अपने ब्रेसलेट पर लगा लो, क्योंकि गार्जियन ने पहले ही हार स्वीकार कर ली है, जिसका मतलब है कि अब आपके पास पर्याप्त अंक हैं। एडम ने कार्ड की ओर देखा, जहां अब 4 अंकों की संख्या 1000 थी। तभी, जैसे कोई छत से उन्हें देख रहा हो, एक रास्ता खुल गया। ये किसी इंसान के लिए तो काफी बड़ा नहीं था, लेकिन एक छोटी सी चीज के लिए यह बिल्कुल सही था। ओह, यह ऐसी सेवा है जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। एडम ने सीधे अपनी ओर बढ़ते ड्रोन को देखते हुए मुस्कुराया। ड्रोन के साथ एक हरे रंग का बॉक्स जुड़ा हुआ था, जो ड्रोन से कई गुना बड़ा था। हुश! ड्रोन एडम के पास आया, उसके सामने रखे बक्से को जमीन पर छोड़ दिया और उसी मार्ग से उड़ गया। बक्सा एक उपहार की तरह खुला, जिसमें दिखाया गया कि एफ जोन के संरक्षक को हराने वाले के लिए इसके अंदर किस प्रकार के उपहार थे। हाँ, बिल्कुल वही जिसकी मुझे जरूरत थी। एडम संतुष्ट होकर मुस्कुराया। बक्से में कपड़ों का एक नया सेट, एक हरा कपड़ा, एक उतना ही हरा कंगन तथा एक हरा कार्ड था जिस पर 0 अंक अंकित था। एडम ने जल्दी से अपने कपड़े बदले, अपना ब्रेसलेट ठीक किया और कार्ड उठा लिया। मैं समझ गया, मुझे गेट खोलने के लिए नहीं बल्कि इस बॉक्स को पाने के लिए 1000 अंक प्राप्त करने थे, है ना? एडम ने लोला की ओर देखा। लोला ने सिर हिलाया। हाँ, यदि आप डी जोन में सभी बोनस प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको फिर से 999 अंक प्राप्त करने होंगे, फिर गार्जियन को चुनौती देनी होगी और अगले जोन में जाना होगा। आपको हर बार एक नया कार्ड मिलेगा, क्योंकि कार्ड के रंग का केवल एक ही कार्य है। एडम ने पलटकर दूसरी मंजिल की ओर देखा। गेट खोलने के लिए, है न? खैर, उस स्थिति में अब मैं यही करने जा रहा हूं। एडम ने गार्जियन को हरा दिया था, इसलिए अब वह आगे बढ़ सकता था। लोला उसके साथ दूसरी मंजिल पर चली गई और उसके पीछे खड़ी हो गई। बस एक कार्ड लगा दो, है न? एडम ने अपने सामने विशाल गेट की ओर देखते हुए कहा। लोला ने सिर हिलाया। जरूर, इसके बाद तुम एफ जोन छोड़कर चली जाओगी, लोला ने अपनी आवाज़ में थोड़ी उदासी के साथ कहा। एडम को समझ नहीं आया कि उसकी आवाज़ में बदलाव का कारण क्या था। फिर वह आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने गेट को छुआ, वह खुल गया और उसका कार्ड चमक उठा। अजीब बात यह थी कि उसके सामने एक और लड़की इंतजार कर रही थी, जो स्पष्ट रूप से उम्र में बड़ी थी और लोला से अधिक अनुभवी थी, आत्मविश्वास से भरी निगाहों और धूर्त मुस्कान के साथ। उसके छोटे काले बाल और हरी आंखें थीं। कुछ मायनों में वह सिल्वाना के समान थी, लेकिन वह अपने ढीले काले और हरे कपड़े, चौड़ी पैंट, 3 बटन वाली बनियान और तीखी चोटी वाली झुकी हुई बेरेट की वजह से उतनी गंभीर नहीं दिखती थी। अरे, बहुत समय हो गया जब कोई व्यक्ति अपनी सज़ा के पहले दिन ही एफ जोन से बाहर निकल आया हो। ये सराहनीय है, लड़की ने खुलकर मुस्कुराया। एडम ने असमंजस में अपनी भौं उठाई। कैलिसा, उसका ख्याल रखना, उसे डी जोन के बारे में सब कुछ बताना। लोला ने निराश होकर अपना सिर नीचे करते हुए फुसफुसाया। कैलिसा ने मुस्कुराते हुए गेट लाइन पार कर ली, जिससे लोला की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसा लग रहा था कि कैलिसा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। तुम्हें इतना हैरान नहीं होना चाहिए। मुझे खेद है, लेकिन मैंने पहले गेट के रास्ते में तुम्हारी बातचीत सुन ली। मुझे नहीं लगता कि कुछ समय के लिए स्विच करने में कोई बुराई है। जब तक तुम एडम के साथ आगे बढ़ोगी, मैं एफ जोन पर नज़र रखूंगा। कैलिसा स्पष्ट रूप से लोला को एक अनुकूल प्रस्ताव दे रही थी, हालांकि यह एक प्रश्न के बजाय एक कथन लग रहा था। कैलिसा ने पहले ही अपना मन बना लिया था और लोला केवल सहमत हो सकती थी। हालांकि उसके पास मना करने का कोई कारण नहीं था। जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद, लोला ने खुशी से कहा और कैलिसा के ऊपर कूद पड़ी और उसे कसकर गले लगाने लगी। हालांकि कैलिसा ने लोला को चकमा देते हुए एक कदम आगे बढ़ा लिया, जिससे उसका माथा फर्श पर जा लगा। कम अभिव्यक्ति, मैं ये केवल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं सोच रही थी कि मुझे अपने क्षेत्र में वापस आने में कितना समय लगेगा। मुझे यकीन है कि तुम मेरी उम्मीदों से बढ़कर कर सकते हो। कैलिसा ने एडम की ओर देखते हुए चालाकी से मुस्कुराया। एडम ने कंधे उचकाए और गेट लाइन पार कर लिया। बीप बीप बीप। उसी समय उसके ब्रेसलेट पर एक संदेश उभरा। आपकी समय सीमा 36 दिन कम कर दी गई है। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं। उसे उम्मीद थी कि ओलाव से मिले सुराग के बाद वह अपनी सजा कम करने का कोई रास्ता निकाल लेगा। हालांकि उसने नहीं सोचा था कि यह इतना आसान होगा। लोला जल्दी से एडम के पास गई और एक स्मार्ट नज़र से अपनी उंगली उठाकर अपनी व्याख्या शुरू की। ये स्पष्ट था कि वह अपने काम पर वापस जाने के लिए कितनी उत्साहित थी। हर बार जब आप अगले जोन में प्रवेश करते हैं तो आपकी सजा 20% कम हो जाती है। आपके मामले में ये 36 दिन है।
लोला ने उत्साहपूर्वक कहा। एडम ने समझदारी से सिर हिलाया और फिर वह कुछ गिनने लगा, हर बार अपनी उंगली को हल्के से हिलाकर इशारा करता। रुको, ये डी जोन है ना? एडम ने पूछा। लोला ने सिर हिलाया। क्या एफ से पहले ए नहीं होना चाहिए? एडम ने हैरानी से अपना सिर पीछे की ओर खुजलाया। उसने अनुमान लगाया कि जोन वर्णमाला के अनुसार क्रमांकित थे और शुरुआत के जितना करीब जोन उतना ही कठिन था। हालांकि वह गलत नहीं था। तुम सही कह रहे हो, यहाँ एक ही जोन है, बस यह अभी खाली है। आमतौर पर एफ जोन में बहुत सारे कैदी होते थे, इसलिए उन्हें ई जोन में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां एफ जोन जैसी ही स्थितियां थीं। हालांकि जैसा कि मैंने पहले कहा, हाल ही में फैंटम के बीच कैदियों की संख्या कम हो गई है। लोला मुस्कुराए। एडम ने आह भरी। मैं समझता हूँ। उस स्थिति में यदि मैं सभी क्षेत्रों से गुजर सकता हूँ तो मैं कुछ दिनों में जेल से बाहर निकल सकता हूँ, है ना? लोला ने अनिश्चितता से सिर हिलाया। हाँ, सैद्धांतिक रूप से यह संभव है। सच है, कुछ कैदी अंतिम क्षेत्र तक पहुंचने में सफल रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनकी सजा का केवल एक सप्ताह ही शेष रह जाएगा, चाहे उनकी मूल सजा कुछ भी रही हो। लेकिन मुझे लगता है कि यह बताना अभी जल्दबाजी होगी कि अंत में आपका क्या इंतजार है। आपको पहले वहां पहुंचना होगा। एडम ने कंधे उचकाए और आगे बढ़ गया। वह काफी आश्वस्त महसूस कर रहा था क्योंकि नाराटा और प्रागो के खिलाफ लड़ाई के दौरान उसने इस जेल के बारे में कुछ सीखा था, खासकर दूसरे फैंटम के बारे में। सभी फैंटम मेरे या अलेक्सिया जितनी खतरनाक लड़ाइयों से नहीं गुजरे हैं। एक्लिप्स के दौरान हम सभी के वन फैंटम थे, हालांकि कोई स्पष्ट रूप से अलग था। मैं अनुभव के महत्व को कम आंकता था, लेकिन नाराटा से लड़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि कुछ फैंटम ने अभी तक क्राउन टाइप मॉन्स्टर्स को भी नहीं मारा था। एडम ने एक जटिल अभिव्यक्ति के साथ सोचा। इसके अलावा मैं ये पक्के तौर पर नहीं जान सकता, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बहुत कम ही डेडलैंड्स में जाती है। शायद ऐसा उसके यहाँ काम करने की वजह से है, या शायद इसलिए कि वह अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहती, या शायद वह फिर से राक्षसों का सामना करने से डरती है। बाम! लोला एडम की पीठ से टकराई, जो अचानक रुक गया। वह बस सोच विचार कर छत को देख रहा था। आउच! तुम रुक क्यों गए? लोला ने हैरान होकर अपना सिर झुकाया और अपना माथा रगड़ने लगी। प्रेतों में महाशक्तियां होती हैं, लेकिन वे नाराटा की तरह डरपोक या कमजोर भी हो सकते हैं, है न? एडम ने सवाल पूछते हुए बड़बड़ाया। ये वास्तव में एक अलंकारिक सवाल था जिसके लिए किसी से जवाब की आवश्यकता नहीं थी। लोला की आंखें चौड़ी हो गईं। नाराटा कमजोर थी। वह जो सुन रही थी उस पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। मेरा मतलब है, तुमने उसे हरा दिया है, इसलिए तुम्हें ऐसा सोचने का अधिकार है, लेकिन बहुत सारे फैंटम उससे हार गए। एडम ने अपना हाथ हिलाया। मैं जानता हूं कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। एक असली फैंटम, जिसके पास ज्यादा अनुभव हो और जो जेल में अपना समय बर्बाद करने के बजाय राक्षसों को मारने की इच्छा रखता हो, वह उसे उतनी ही आसानी से हरा सकता था जितनी आसानी से मैंने किया। वह एक ग्रीनहाउस पौधे की तरह है जो बिना किसी तनाव या परीक्षण के आरामदायक वातावरण में बढ़ रहा है। फिर एडम बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया। लोला ने घुटन महसूस करते हुए चुपचाप उसका पीछा किया। इससे पहले एडम हमेशा दस्तों के नेताओं या शक्तिशाली प्रेतों के साथ संपर्क में रहता था जो कुशल थे और राक्षसों का शिकार करना पसंद करते थे। किसी तरह वह इसे महसूस कर सकता था और उसे आभा देखने या प्रेत क्या कह रहा था ये सुनने की जरूरत नहीं थी। एडम के लिए यह एहसास करने के लिए चेहरे का भाव ही काफी था कि अलेक्सिया ने नाराटा की तुलना में सैकड़ों गुना अधिक राक्षसों को मारा था और दर्जनों बार मृत भूमि में गई थी। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि अलेक्सिया ने संभवतः नाराटा से भी अधिक शक्तिशाली राक्षसों से लड़ाई लड़ी थी, और न ही एडम ने। नाराटा अकेली नहीं थी, विशेष रूप से एज और लोड्स में, लेकिन एडम को अभी यह सीखना और समझना बाकी था कि सभी फैंटम समान रूप से मजबूत और अनुभवी नहीं थे। और यह उनकी प्रतिभा या मूल के बारे में नहीं था, बल्कि कुछ और था जिसके बारे में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले एडम ने सोचा भी नहीं था। क्रैकल! विशाल हरा द्वार खुल गया, जिससे एडम पर तेज रोशनी पड़ी। जैसे ही वह डी जोन में दाखिल हुआ, उसने तुरंत अपनी शक्तिशाली आभा छोड़ दी, अपनी सारी शक्ति का प्रयोग करते हुए, क्योंकि वह पहले से ही जानता था कि आगे क्या होने वाला है। अजीब बात यह है कि एक शक्तिशाली स्रोत को छोड़कर किसी ने भी अपनी आभा से उस पर हमला नहीं किया। ओह, ऐसा लगता है कि यह जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक कठिन होगा। एडम ने कुल्हाड़ी की विशाल धुंधली आकृति को देखते हुए सोचा। एडम बहुत प्रभावित हुआ जब प्रागो ने उसे सिर्फ अपनी आभा का इस्तेमाल करके हराया। हालांकि उसे इस बारे में किसी से सवाल करने का मौका नहीं मिला था। बेशक लोला को उसके सवालों का जवाब देना था, और वह जब तक आवश्यक हो तब तक ऐसा करने को तैयार थी, लेकिन वह एक साधारण इंसान थी। एडम केवल दूसरे फैंटम से ही आभा के बारे में अधिक जान सकता था, जो या तो प्रागो के स्तर का था या कम से कम उसके करीब था। एडम को अभी अभी इसका मौका मिला है। हालांकि पहले उसे सीधे हमले का सामना करना पड़ा। कुल्हाड़ी सीधे उस पर निशाना साध रही थी, जो उसके आभामंडल को चीरकर उसे वास्तविक क्षति पहुंचाने वाली थी।
एडम शक्तिशाली था। डी जोन में संभवतः कोई भी ऐसा नहीं था जो सभी क्षमताओं और नेक्सस का उपयोग करते हुए एक समान लड़ाई में उसका सामना कर सकता था, लेकिन इस लड़ाई में केवल आभाएं शामिल थीं। ठीक है, ये कुल्हाड़ी प्रागों की आभा जितनी खतरनाक नहीं लगती, इसके अलावा ऐसा लगता है कि यह आभा अभी समाप्त नहीं हुई है। एडम ने कुल्हाड़ी को देखते हुए सोचा, जो धुंधली थी, मानो यह आभा विकास का केवल प्रारंभिक चरण हो। हालांकि ये कुल्हाड़ी आभा की निराकार धाराओं या साधारण ब्लेड से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मुझे खुद को बचाने के लिए कुछ करना होगा। एडम ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींचने से पहले बुदबुदाया। उसी क्षण कुल्हाड़ी हवा में घूमी, ऊपर से नीचे की ओर उस पर गिरती हुई और आभा की पहली परतों को आसानी से काटती हुई निकल गई। बीच की परतों तक पहुंचते पहुंचते कुल्हाड़ी की गति धीमी हो गई, लेकिन वह आगे बढ़ती रही। निश्चित रूप से इस गति से कुल्हाड़ी जल्द ही आदम तक पहुंच जाएगी। एडम समझ गया कि उसे क्या करना है। उसके पास एक शक्तिशाली आभा थी जो सभी दिशाओं में एक सफ़ेद लौ की तरह फैलती थी, लेकिन इसकी वजह से घनत्व बहुत कम था। खुद को बचाने के लिए उसे घनत्व बढ़ाना पड़ा, और ऐसा करने का एकमात्र तरीका आभा को एक बिंदु पर संघनित करना था। हा बच्चे, अगर तुम मेरे हमले से खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें तुरंत कुछ करना होगा। डी जोन की गहराई से एक आत्मविश्वास भरी आवाज गूंजी, तुम्हारे पास एक शक्तिशाली आभा है, थोड़ी डरावनी भी, लेकिन तुम युद्ध में मिली शक्ति का उपयोग करने में पूरी तरह से अकुशल हो। ये शर्म की बात है। एडम ने भौहें सिकोड़ी, लेकिन उसने उकसावे पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि उसे अभी भी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन अभी दूसरी बात महत्वपूर्ण थी। हुश! उन्होंने अपने हाथों को आगे की ओर उठाया और अपनी अंगुलियों को इस प्रकार खींचा जैसे वे अपनी आभा को ऊर्जा के रूप में उन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हों। हालांकि आभा ऊर्जा से अलग है और इसका उपयोग अलग तरीके से किया जाना चाहिए। एडम को अभी तक ये पता नहीं था, इसलिए वह सफल नहीं हुआ। आभा पहले जैसी ही बनी रही। क्रैकल! कुल्हाड़ी एडम के आभामंडल की अंदरूनी परतों में और आगे बढ़ गई। उसके पास इस बारे में कुछ भी करने के लिए कम समय बचा था। अरे, मैं तुम्हें अपनी पहली और आखिरी सलाह दे रहा हूं। अपनी आभा को आज्ञाकारी बनाने के लिए तुम्हें उसकी चाहत रखनी होगी। आवाज ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। चाहते हैं? एडम ने हैरानी से कहा, वह किस बारे में बात कर रहा है? मैं उस कुल्हाड़ी को रोकना चाहता हूं। मैं इसके लिए सब कुछ कर रहा हूं। चलो, मैं बस तुम्हें संक्षिप्त करना चाहता हूं। मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। करो, एडम ने मन ही मन कहा। उसके आखिरी शब्द लगभग जानवर जैसी दहाड़ में बदल गए। क्रैकल, क्रैकल, क्रैकल! उसी क्षण उसके विकास वृक्ष की नोकों से चिंगारियां निकलीं, जैसे तब निकली थी जब उसने प्रागों का सामना किया था, लेकिन तब एडम बेहोश था और उसने कुछ भी नहीं देखा। ये चिंगारियां बड़ी होती गईं और अंततः विकास वृक्ष के ऊपर कुछ बनाने लगीं, कुछ ऐसा जो एडम की शक्ति प्रणाली ने पहले कभी नहीं देखा था। होश! मानो एडम की इच्छा का पालन करते हुए आधे से अधिक आभा उसके हाथों की ओर चली गई, जिससे उसके सामने एक गोलाकार ढाल बन गई जो एक कुल्हाड़ी की तेज धार से टकरा गई। यदि एडम एक सेकंड भी देर से आता तो कुल्हाड़ी उसकी आभा की आंतरिक परत को पार कर जाती और फिर उसे केवल पीड़ा में खून बहाना पड़ता। कांपना, कांपना, कांपना! कुल्हाड़ी गोल ढाल को तोड़ने की कोशिश करते हुए हिंसक रूप से कांपने लगी, लेकिन अंत में विशाल हथियार छोटी ढाल पर एक खरोंच भी नहीं छोड़ सका। चलो, तुमने कर दिखाया। आदमी ने नाक भान से कुड़ी, हालांकि अपनी बांह हिलाने से पहले उसने एक संतुष्ट मुस्कान भी दिखाए। कुल्हाड़ी कांप उठी, कई धाराओं में विभाजित हो गई और उस आदमी के पास वापस आ गई, फिर किसी आभा की तरह उसके शरीर में समा गई और गायब हो गई। आ! एडम घुटनों के बल गिर पड़ा, भारी सांसें लेता हुआ। किसी कारण से उसे थकान महसूस हुई, मानो वह कई घंटों तक चली एक लंबी और खतरनाक लड़ाई से गुजरा हो। उनका संघर्ष लगभग 1 मिनट तक चला, लेकिन एडम के लिए यह एक वास्तविक कठिन परीक्षा थी। क्या बकवास है, मैं इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहा हूं? एडम ने अपने कांपते हाथों को देखते हुए बुदबुदाया। हा, तुम इतनी चिंता मत करो, सब ठीक है। आदमी दूसरी मंजिल से नीचे कूदने से पहले हंसा। एफ जोन की तरह डी जोन में भी 2 मंजिलें थीं और दूसरी मंजिल पर हमला होने की परिस्थितियां भी वैसी ही थीं। इसलिए एडम पर हमला करने वाला आदमी डी जोन में सबसे ताकतवर लोगों में से एक था। कदम, कदम, कदम! कुछ स्थिर कदम चलने के बाद वह आदमी रुक गया और एडम ने उसकी नज़रों से नज़रें मिलाने के लिए ऊपर देखा। अजीब बात यह है कि एडम को तुरंत ही उस आदमी से ज़ेरा, ओवन या यहाँ तक कि एलेक्सिया जैसी ताकतवर किसी व्यक्ति जैसी आभा का एहसास हुआ। नाराटा की तुलना में यह एक अलग ही स्तर था। हाय, मेरा नाम एडिर है, आखिरकार कोई दिलचस्प व्यक्ति आ गया है। एडिर ने अपनी संकुचित आंखों से चालाकी से मुस्कुराते हुए अपने सीने में अंगूठा घुसाया। अदिर के बाल हल्के घुंघराले भूरे रंग के थे, उसकी आंखें गहरे पन्ने जैसी थीं और उसकी नाक पर कुछ दुर्लभ झाइयां थीं। उसके कान में एक चांदी की बाली थी। फिर अदिर झुका और अपना हाथ एडम की ओर बढ़ाया। एडम, मेरा नाम एडम है, उसने धीरे से खड़े होते हुए कहा।
अदिर ने लोला की ओर देखा, थोड़ा आश्चर्यचकित हुआ, फिर समझदारी से सिर हिलाया। मैं लगातार सोचता रहा कि कैलिसा कहाँ चली गई, लेकिन अब सब कुछ ठीक हो रहा है। एडिर ने आह भरते हुए निकास द्वार की ओर रुख किया, जिसके किनारों पर नीली रेखाएं बनी हुई थीं। एडम, तुम यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकोगे, है ना? एडम ने सिर हिलाया। उस स्थिति में शायद आप कुछ नया सीखना चाहें। आभा की शक्ति। अच्छा हुआ कि आप आए, अब मैं बोर नहीं होता। एडिर ने एडम के कंधे पर हाथ रखते हुए बड़ी मुस्कान बिखेरी। ऐसा लग रहा था कि वह पिछले कुछ समय से उसका इंतजार कर रहा था, खास तौर पर एडम का, किसी अनजान व्यक्ति का नहीं। एडम और लोला एडिर के पीछे चले गए, जो दूसरी मंजिल की ओर जाने वाली सीढ़ियों की ओर बढ़ रहा था। एडम के विपरीत लोला पहले भी कई बार डी जोन में जा चुकी थी, इसलिए वह एडम की तरह हैरान नहीं थी। यहाँ क्या चल रहा है? एडम ने पहली मंजिल पर कैदियों को देखते हुए मन ही मन बुदबुदाया। एफ जोन में कैदियों के पास मनोरंजन के लिए कुछ नहीं था, उन्हें सिर्फ सामाजिक मेलजोल और बिना खेल के उपकरणों के व्यायाम करना था। हालांकि डी जोन के कैदियों के पास मनोरंजन करने और अपने खाली समय को खुशनुमा बनाने के और भी कई तरीके थे। सामान्य कक्ष में कैदियों के लिए सोफे, किताबों की अलमारियां और यहाँ तक कि कुछ व्यायाम मशीनों के साथ एक जिम भी था। निश्चित रूप से उनमें से प्रत्येक बाहरी तौर पर बहुत कुछ वहन कर सकता था, लेकिन एफ जोन की तुलना में ये जीवन की गुणवत्ता में एक महत्वपूर्ण सुधार था। इसके अलावा पहली और दूसरी मंजिल पर प्रत्येक कैदी के पास एक अलग कोठरी थी। पहली मंजिल पर स्थित कोठरियां छोटी और अधिक साधारण थीं। वे एडम की पिछली कोठरी के समान थीं, जिसमें एक बिस्तर और एक सोफा था। तुम्हें जरा भी आश्चर्य नहीं हुआ, है न? अदिर मुस्कुराया और अपने हाथों को जेबों में डाले हुए आत्मविश्वास से आगे बढ़ गया। एडम ने सिर हिलाया। मैं इसे स्वीकार करता हूँ। अगले क्षेत्रों में मैं गढ़ में सबसे अच्छे होटलों के बराबर की स्थिति देखूंगा। हाँ, एडम कड़वाहट से मुस्कुराया। हाँ, तुम सही हो। अदिर ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं, क्योंकि वह इस बारे में गंभीर नहीं था। हालांकि उसने ये भी उम्मीद नहीं की थी कि एडिर उसे जवाब देगा, न कि लोला। क्रैकल। जैसे ही वे ऊपर चढ़े, गेट खुल गया दूसरी मंजिल पर। एफ जोन की तरह वहां भी एक डाइनिंग रूम था, लेकिन एडम ने तुरंत अंतर को नोटिस किया। अगर एफ जोन के डाइनिंग रूम में कन्वेयर बेल्ट पर सिर्फ खाने की ट्रे रखी हुई थी, तो डी जोन में कई रसोइये काम कर रहे थे। 2 लड़कियां सामग्री काट रही थीं, जबकि एक अनुभवी दिखने वाला आदमी लगातार खाना तैयार कर रहा था। वे सिर्फ दूसरे तल पर मौजूद फैंटम्स के लिए खाना नहीं पका रहे थे, बल्कि भोजन कन्वेयर बेल्ट के जरिए नीचे पहली मंजिल तक जाता था, लेकिन दूसरे तल पर मौजूद फैंटम्स को एक रेस्तरां की तरह ही चुनने और ऑर्डर करने का अवसर भी मिलता था। अरे शेफ, 3 स्टेक, 1 सलाद और 1 आम आइसक्रीम विद कैरमेल। अदिर ने सहजता से कहा, जैसे उसने पहले भी कई बार ऐसा किया हो। शेफ ने तीखी नज़र से केवल सिर हिलाया और काम पर लग गया। ठीक 10 मिनट बाद लोला द्वारा लाया गया भोजन मेज पर था। बॉन एपेटिट। एडिर ने भोजन शुरू करने से पहले अपने हाथ जोड़े, उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। एडम, तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? एडिर ने भौहें उठाईं। क्या तुम शाकाहारी हो? वैसे तुमने सलाद को छुआ तक नहीं है। एडम ने अपना सिर हिलाते हुए अपना कार्ड निकाला, जिस पर 0 अंक लिखा था। मेरे यहाँ खाना खाने से तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं होगी? मेरा मतलब है, इसके लिए तुम्हारे पास कम से कम 900 अंक होने चाहिए, है न? एडम ने पूछा। अदिर ने अपना सिर हिलाया। मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, इसलिए ये ठीक है। और क्या तुम यहाँ ज्यादा समय तक नहीं रहोगे, है न? एडिर ने मुस्कुराते हुए चाकू पर स्टेक का एक रसदार टुकड़ा रखा। एडम ने गंभीर भाव से सिर हिलाया। वैसे मेरे पास भी आपके लिए एक ऐसा ही सवाल है। एडम ने अपना स्टेक काटते हुए एकाग्र भाव से कहा। अदिर ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हारी आभा प्रेगो जितनी शक्तिशाली नहीं है, लेकिन मुझे यकीन है कि यह सी जोन या बी जोन के लिए पर्याप्त है। तुम मजबूत हो और ऐसी चीजें जानते हो जो मैं नहीं जानता, अभी तक नहीं। एडम ने शांति से कहा। आखिरी शब्दों पर उसकी आंखों में एक तेज चमक आ गई। अदिर बुरी तरह हंसा। ठीक है, मैं बस तुम्हारा इंतजार कर रहा था। मुझे तुम्हारे आने की सूचना ट्रॉन ने दी थी, या यूं कहें कि उसने मेरे ऑपरेटर के जरिए दी थी, और फिर उसने मुझे बताया। वैसे भी तुम्हें समझ आ गया होगा। एडिर ने कंधे उचकाए और खाना जारी रखा। एडम रुक गया। ट्रॉन, तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? एडम ने असमंजस में भौहें उठाईं। अदिर ने सिर हिलाया। कुछ ऐसा ही। अगर उसका संदेश न होता तो मैं बहुत आगे निकल जाता, लेकिन मैंने तुम्हारा इंतजार करने का फैसला किया। असल में मुझे लगा कि तुम्हें और समय चाहिए होगा। मैंने तुम्हें 3 दिन दिए थे, जिसके बाद मैं दी जोन छोड़ देता। हालांकि जब उसने कहा कि कोई खास व्यक्ति फॉल हिल जेल जा रहा है, तो वह झूठ नहीं बोल रहा था। उसने तुम्हें मेरे बारे में कितना बताया? एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। अदिर व्यंग्यपूर्वक मुस्कुराया। फिर उसने लापरवाही से अपना हाथ हिलाया। बस इतना ही। उसने मुझे तुम्हारा नाम भी नहीं बताया।
बस इतना बताया कि एक असामान्य लड़का जल्द ही आ रहा है। ईमानदारी से। एडम ने गहरी सांस ली। उसे नहीं पता था कि एडिर सच कह रहा था या नहीं, हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी सजा क्या है? तुम आगे क्यों नहीं गए और डी जोन में ही रहने का फैसला क्यों किया? और ये पहली बार नहीं है जब तुम यहाँ आए हो, है ना? एडम ने एक साथ कई सवाल पूछे। अदिर ने अपनी थोड़ी खुजाते हुए सोचा कि क्या उसे इसका उत्तर देना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि तुम अगले जोन में नहीं उतरोगे। मैं तुम्हें अपने बारे में थोड़ा बताऊंगा। अदिर ने दो रसोइया लड़कियों में से एक की तरफ देखा। तुम सही हो, मैं यहाँ दूसरी बार आया हूँ और पिछली बार मैं 3 दिन में आखिरी जोन में पहुँच गया था और 10 दिन में बाहर आ गया था, हालांकि मुझे 2 साल जेल में रहना था। इस बार मैं 1 साल के लिए जेल में बंद था। गढ़ में पहुंचने पर मेरा दूसरे दस्ते से विवाद हो गया, जिसने हमारे दस्ते से एक मूल्यवान घोंसला चुरा लिया। एडिर ने जोरदार इशारे करते हुए कहा। यह स्पष्ट था कि उसे इस घटना पर कोई पछतावा नहीं था और उसने इसे एक दिलचस्प याद के रूप में बताया। मैंने और मेरे साथियों ने सारा काम किया और उन बदमाशों ने सबसे महत्वपूर्ण काम छीन लिया। पहले तो मैं सब कुछ सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटाना चाहता था, लेकिन बहुत जल्द ही वे मुझसे नाराज हो गए। वैसे भी मैंने कुछ फैंटम को पीटा और मैंने नेक्सस और उनके सिर की लगभग सभी हड्डियां तोड़ दीं। वह भाग्यशाली है कि मैंने उसे नहीं मारा। एडिर ने इस तरह से नाक भान सिकुड़ी जैसे उसे इस बात का पछतावा हो रहा हो कि उसने और कुछ नहीं किया जबकि वह कर सकता था। फिर अदिर ने भोजन पर नज़र डाली, विशेषकर आम आइसक्रीम पर। मैं एफ जोन में तुम्हारा इंतज़ार कर सकता था, लेकिन मुझे लगता है कि तुमने देखा होगा कि वहाँ का खाना कितना घिनौना है। वहाँ खाना ठीक है, लेकिन यह इसके लायक नहीं है। यहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल सामान्य हैं। एडिर अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया और अपने हाथों को अपने सिर के पीछे रख लिया। एडम ने चुपचाप अपना भोजन समाप्त किया, प्लेटों को एक तरफ धकेल दिया और एडिर को गौर से देखते हुए अपनी शक्तिशाली आभा को छोड़ा। ठीक है, मुझे लगता है कि अब बातें काफ़ी हो गई हैं। मुझे नहीं पता कि तुम बस ऊब गई हो और तुम्हें किसी साथी की ज़रूरत है या फिर तुम्हारे कुछ छिपे हुए इरादे हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे बताओ कि आभा का उपयोग कैसे किया जाता है। मुझे सिखाओ। नहीं, अदिर ने तीखी प्रतिक्रिया दी। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं और उसके शरीर में हल्की सी सिहरन दौड़ गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि एडिर नहीं कहेगा। आखिरकार उसने कुछ मिनट पहले ही बिल्कुल इसके विपरीत कहा था। अदिर ने चेहरे पर धूर्त मुस्कान के साथ अपने ग्रीन कार्ड की ओर इशारा किया। मुझे खेद है, लेकिन जब तक आप 999 अंक तक नहीं पहुंच जाते, मैं आपको प्रशिक्षित नहीं करूंगा। अधिक स्पष्ट रूप से, मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि इस शक्ति को कैसे सीखना है। प्रशिक्षण आपको ही देना होगा, एडिर ने कहा। इससे पहले कि एडम कुछ कह पाता, अदिर फुसफुसाया। मैं तुम्हें एक संकेत देता हूं। तुम दूसरी मंजिल पर किसी को भी चुनौती दे सकते हो और जीतकर 999 अंक प्राप्त कर सकते हो। उन्हें मना करने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अदिर ने अपना हाथ हिलाया। मैं तुम्हें मुझे चुनौती देने की सलाह नहीं देता। भले ही तुम जीत जाओ, मैं बुरा मान जाऊंगा और तुम्हारी मदद नहीं करूंगा। एडम की आंखें फड़कने लगीं। दरअसल एडिर सिर्फ एडम को किसी से लड़ते हुए देखना चाहता था। एडम ने एडिर को घूर कर देखा। वह स्पष्ट रूप से घटनाओं के घटने के तरीके से नाखुश था। एडिर ने बस धूर्तता से मुस्कुराया। वह जानता था कि एडम के पास उसकी सलाह मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार एडिर की इच्छा के बिना भी एडम को डी जोन के संरक्षक को लड़ाई में चुनौती देने के लिए 999 अंकों की आवश्यकता थी। अरे, मुझे तुम्हारी सलाह माननी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद तुम मुझे सब कुछ बता दोगे। एडम ने चिढ़कर हाथ हिलाया, डाइनिंग हॉल से बाहर की ओर बढ़ गया। उसे परवाह नहीं थी कि वह किससे लड़ेगा। वह जो भी पहला व्यक्ति देखेगा, उसे चुनौती देगा। लोला ने अपना सिर झुकाया और हैरान होकर एडिर की ओर देखा। तुमने उसे क्यों धोखा दिया? तुम क्या कह रही हो? मैंने जो कुछ कहा वह सब सच था। अदिर ने उसे घूर कर देखा। तकनीकी रूप से हाँ, लोला ने कांटे से सलाद के पत्ते पर प्रहार करते हुए कहा, लेकिन 999 अंक प्राप्त करने के लिए बहुत सारे अन्य तरीके हैं। ये तथ्य कि उसने आपके हमले का सामना किया पर्याप्त है। उसे बस इसकी रिपोर्ट करने की आवश्यकता थी। लोला, बेवकूफ़ मत बनो, अदिर ने तीखी आवाज़ में कहा, जिससे लोला वहीं जम गई। फिर अदिर ने जाते हुए एडम को गौर से देखा। अधिकांश प्रेत केवल के 2 तक पहुंचने पर ही आभा की शक्ति के बारे में सीखते हैं। हालांकि यदि आप खुद को जेल या निचले रिंग में पाते हैं, तो ये के एक अवधि के दौरान हुआ था। इसमें कुछ भी अच्छा नहीं है, एडिर ने ठंडे स्वर में कहा। लोला की आंखें चमक उठीं, जो सच्ची दिलचस्पी दिखा रही थीं। आभा की शक्ति खतरनाक है क्योंकि जब प्रत्यक्ष आक्रमण होता है या इस शक्ति का अनुचित उपयोग होता है, तो शरीर का अंदरूनी हिस्सा प्रभावित होता है, बाहरी हिस्सा नहीं। मैंने कुछ ऐसे मामले देखे हैं जहां इस शक्ति को बहुत जल्दी नियंत्रित करने के दबाव के कारण फैंटम के अंग सचमुच खूनी गंदगी में बदल गए थे।
के 2 तक पहुंचने पर यह जोखिम भी होता है, लेकिन बढ़ी हुई स्थायित्व के कारण ये बहुत कम है, एडिर ने समझाया। लोला की आंखें चौड़ी हो गईं। ओह, ये तो एलिमेंटल रूट जैसा ही है ना? लोला ने उत्साहित भाव से पूछा। अदिर मुस्कुराया। वाह, आप एक साधारण व्यक्ति हैं और आप इसके बारे में जानते हैं। हाँ, आप कुछ हद तक सही हैं, लेकिन एलिमेंटल रूट 7 दिनों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होता है। आभा शक्ति अलग है, और यह सबसे अच्छा है अगर एडम इसे खुद समझ ले। उसे एक कठिन लड़ाई में इस शक्ति को जागृत करना होगा। अदिर ने आगे कहा, जहां तक मैं समझता हूं, वह प्रागों के हमले का सामना करने में सक्षम था। ये काफ़ी सराहनीय है, इसलिए डेडलैंड्स में वह के-1 फैंटम के रूप में महत्वपूर्ण प्रगति करने में कामयाब रहा। ठीक है, लड़ाई जल्द ही शुरू होनी चाहिए। हमें इसे देखने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। एडिर ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ कुपगल की ओर हिलाया। प्यारी, 2 चॉकलेट मिल्कशेक और कार्मेलो पॉपकॉर्न। लड़की ने आंखें घुमाईं लेकिन काम पर लग गई। वह 999 पॉइंट वाले फैंटम को ऑर्डर पूरा करने से मना नहीं कर सकती थी। आखिरकार उसे फॉल हिल जेल में काम के लिए बहुत अच्छा वेतन मिल रहा था। बम बम बम। उसी क्षण पूरे डी जोन में एक शक्तिशाली कंपन हुआ, जैसे कि मजबूत सटीक प्रहारों से। फिर तेज धागों से प्रकाश की कई सफ़ेद चमकें हुईं और जल्द ही सन्नाटा छा गया। एडिर की आंखें चौड़ी हो गईं और वह अचानक आगे बढ़ गया, बिना यह इंतजार किए कि खाना बनाने वाली लड़की उसका ऑर्डर तैयार करेगी। लोला भी जल्दी से उसके पीछे चली गई। अरे, एडिर चिल्लाया, निराशा में घुटनों के बल गिर गया और अपनी बाहें फैलाकर छत को घूरने लगा। इस व्यवहार का कारण सरल था, लोला के सवालों के कारण वह देर से पहुंचा था। टपक टपक टपक, एडम की मुट्ठी से खून की लाल बूंदें टपक कर जमीन पर गिर रही थीं। अरे, और तुम बुरे भी नहीं हो, इतनी जल्दी हारने की उम्मीद नहीं थी। आदमी ने मुस्कुराते हुए अपनी नाक से बहते खून को पोंछा। उसकी छाती पर सफ़ेद सुई से एक लंबा घाव था, जो गहरा तो नहीं था, पर इतना खतरनाक था कि कैदी हार मान लेता। वास्तव में एडम को अधिकांश कैदियों पर कुछ लाभ था। ऐसा नहीं था कि वह अन्य के-1 फैंटम्स की तुलना में बहुत मजबूत था, या यहाँ तक कि वह एक नेचुरल बोर्न वन था। कैदियों के पास नेक्सस नहीं था, लेकिन एडम के लिए यह इतना महत्वपूर्ण नहीं था क्योंकि उसके विपरीत अधिकांश कैदियों के पास नेक्सस एक हथियार के रूप में था, कवच के टुकड़े के रूप में नहीं। उसकी सुई उसका हथियार थी, जो ज़रूरत पड़ने पर नाराटा की विशाल तलवार का आसानी से विरोध करने में सक्षम थी। भाड़ में जाओ, लोला, तुमने मुझे इस तरह का शो मिस करवा दिया। लोला ने अपराध बोध से अपना सिर नीचे कर लिया। ऐसा नहीं था कि अदिर पूरी तरह से गंभीर था, लेकिन लोला को एहसास हुआ कि कुछ हद तक उसकी गलती थी। जो भी हो, वह जीत गया, इसलिए मुझे अपना वादा निभाना होगा। एडिर ने अपना सिर हिलाया और नीचे कूदने वाला था। हालांकि वह रुक गया, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि एडम एडिर के ऐसा करने का इंतजार नहीं करने वाला था। उन्होंने अपने ब्रेसलेट पर 999 अंकों का कार्ड टैप किया और डी जोन के संरक्षक को चुनौती दी। कुछ सेकंड के बाद, जैसे कि गार्जियन को इसकी उम्मीद थी, गेट खुला और उसके पीछे एक बड़ा सा धनुष लिए एक लंबा व्यक्ति दिखाई दिया। अदिर ने भ्रमित भाव से अपने सिर के पीछे खुजलाया। अच्छा अच्छा, उसने मुझसे हर चीज़ के बारे में पूछने में इतना समय लगा दिया। मुझे लगा कि वह चीज़ों को धीरे धीरे लेना पसंद करता है, लेकिन ऐसा लगता है कि वह बस खाना चाहता था। लोला ने एडम की तरफ चिंता से देखा। अजीब बात यह है कि वह उसके बारे में चिंता करने लगी थी। आखिरकार डी जोन का संरक्षक नाराटा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। निश्चित रूप से वे सभी के-1 फैंटम थे, कैदी और संरक्षक दोनों। केवल प्रागो एक के-2 फैंटम था और बाकी सभी उसी स्तर पर थे। हालांकि एजोर लोर्ड्स बिग 3 में से एक था, वे निश्चित रूप से जानते थे कि किसी विशेष फैंटम की शक्ति का मूल्यांकन कैसे किया जाए। इस उद्देश्य के लिए उनके पास अपनी आंतरिक रैंकिंग थी, ठीक वैसे ही जैसे कई अन्य संगठन थे। इस वजह से संरक्षकों को व्यवस्थित करना काफ़ी आसान था ताकि प्रत्येक क्षेत्र में एक मजबूत प्रेत हो। कदम कदम कदम, छोटे भूरे बाल और चेहरे पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान लिए एक युवक गेट लाइन से आगे बढ़ा। उसके चेहरे पर एक शक्तिशाली आभा और जीत का आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने एडम को घूर कर देखा, लेकिन उसे अपना प्रतिद्वंद्वी नहीं समझा। तुम ही हो जिसने मुझे लड़ाई के लिए चुनौती दी थी, है ना? युवक ने एडम की ओर तिरस्कार भरी निगाह से देखते हुए पूछा। मेरा नाम लोको है। एडम ने बस अपना कार्ड दिखाया। हाँ, मुझे आश्चर्य है कि तुम्हें ये बात समझ में आ गई। तुम कितनी जल्दी आ गए, ये देखते हुए लगता है कि तुम इस पल का इंतजार कर रहे थे और कैमरों के जरिए मेरी लड़ाई देख रहे थे। ये बहुत दयनीय है। एडम ने अपना सिर हिलाया जैसे कि वह अपने भावी प्रतिद्वंद्वी की हरकत से परेशान था। लोको की आंखें फड़कने लगी। उसने अपने लिए इस तरह के अपमान की उम्मीद नहीं की थी। इसके विपरीत, वह एडम को अपनी तेज उपस्थिति और शक्तिशाली आभा से डराना चाहता था। उफ़, वैसे भी सब कुछ युद्ध में तय होगा और तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते, लोको ने धमकी भरे लहजे में कहा और फिर पहली मंजिल पर कूद गया और अपना धनुष पकड़ लिया।
उसी समय कैदी एक तरफ हट गए, अपनी कोठरियों में भाग गए और सुरक्षात्मक अवरोधों को सक्रिय कर दिया। उन्होंने पहले ही लोगों को लड़ते हुए देखा था और अच्छी तरह से जानते थे कि उसके हमले बहुत नुकसानदायक थे। वाह! लोरको की आंखें चमक उठीं जब उसका तीर लाल लपटों में फूट पड़ा, जिससे उसके आसपास का तापमान नाटकीय रूप से बढ़ गया। एडम लड़ने की मुद्रा में आ गया और सुई को बुलाने की तैयारी करने लगा। लेकिन जैसे ही उसने अगला कदम उठाया, उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं, लोगों के हमले से नहीं, बल्कि आश्चर्य और घबराहट से। क्रैकल क्रैकल क्रैकल, लोरको के पैरों के पास बर्फ की एक पतली परत जम गई तथा नीली आग से धधकती एक मुट्ठी उसके चेहरे पर मारी गई, जिससे वह कई मीटर दूर जा गिरा। अदिर ने ठंडी सांस छोड़ते हुए आगे बढ़कर लोरको के ठीक सामने आकर पूरी ताकत से उसके पेट पर लात मारी। आहा! एक दर्दनाक चीख चारों ओर फैल गई, जिससे कुछ लोग सहम गए और अन्य लोग उसकी आगामी कार्रवाई की आशंका में मुस्कुराने लगे। बम बम बम, लातें लगातार चलती रहीं, जिससे हर बार नीली लपटों का हल्का विस्फोट हुआ, जिसके कण उड़ गए और आसपास की जमीन जम गई। लोरको में अब चीखने की ताकत नहीं थी, वह बस पीड़ा भरी निगाहों से इंतजार करता रहा जब तक कि उसकी पीड़ा समाप्त नहीं हो गई। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि घटनाएं इस तरह घटित होंगी, क्योंकि अदिर ने कुछ बहुत गंभीर नियम तोड़े थे। एडम ने डी जोन के संरक्षक को चुनौती दी थी, इसलिए किसी को भी उनकी लड़ाई में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था। हालांकि एडिर ने फैसला किया कि वह उस नियम की अवहेलना कर सकता है। इसके अलावा लोको संरक्षक एक बार भी एडिर का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं था। उसके सभी प्रयास असहाय थे और एडिर को तनाव में भी नहीं डाल सके। एक जबरदस्त जीत के लिए एडिर को गार्जियन को परास्त करने के लिए केवल अपने आदेश, अपनी शारीरिक शक्ति और नीली लपटों का उपयोग करने की आवश्यकता थी। जल्द ही अदिर रुक गया, एक गहरी सांस ली और अपनी जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला। ज्यादातर लोगों ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन एडिर को सिगरेट कहाँ से मिली? शायद उन्हें भविष्य के जोन में प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन एफ जोन और डी जोन में सिगरेट नहीं थी और न ही कोई और चीज थी। क्लिक करें। एडिर ने लाइटर खोला, सिगरेट को हरे रंग की ज्वाला के सामने रखा। कुछ सेकंड के लिए ही धुएं की मोटी धाराएं ऊपर की ओर उठने लगीं। ये तो ताजगी देने वाला था। अदिर ने अपनी मुट्ठी घुमाते हुए नीली लपटों को बाहर निकालने से पहले बड़बड़ाया। तभी दीवारों पर लगे स्पीकरों से एक अप्रिय ध्वनि आई, मानो कोई लंबे समय से अप्रयुक्त माइक्रोफोन को समायोजित कर रहा हो। कैदी एनहैश, नहीं अदिर, तुमने एक गार्जियन पर हमला करके नियम तोड़े हैं जो दूसरे कैदी से लड़ने के लिए बाहर आया था। तुम्हें शायद इसका मतलब पता हो, है न? यांत्रिक आवाज पूरे डी जोन में फैल गई, जिससे कुछ कैदी घबरा गए। उन्हें एहसास हुआ कि केवल प्रागो ही अदिर को जल्दी से संभाल सकता है, जिसका मतलब था वह जल्द ही यहाँ आने वाला था। हालांकि अदिर को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। उसकी निगाहें शांत और संयमित थीं, लेकिन इसलिए नहीं कि वह प्रागो से लड़ने जा रहा था। नहीं, उसके पास कोई और योजना थी। भले ही वह अन्य K1 फैंटम्स की तुलना में मजबूत था, लेकिन K2 फैंटम के खिलाफ उसके पास कोई मौका नहीं था। शक्ति में अंतर बहुत बड़ा था। हाँ, मुझे पता है कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, इसीलिए मैंने खुद को तैयार किया। मेरा मतलब है, मैंने एडम के प्रतिद्वंद्वी पर हमला किया, इसलिए अगर वह मुझ पर हमला करता है तो यह उचित होगा, है न? एडिर ने बेपरवाही से कहा, कमरे के कोने की ओर देखते हुए सीधे छोटे काले कैमरे में। तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एक यांत्रिक आवाज ने अनिश्चितता से कहा। अदिर मुस्कुराया, चलो, तुम्हें पता होना चाहिए कि मुझे ये कहाँ से मिला। अदिर ने सिगरेट का पैकेट उठाया, फिर उसे अपनी जेब में रख लिया और कुछ और निकाला। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं और पूरे डी जोन में आश्चर्य की लहर फैल गई, क्योंकि एडिर के हाथ में 999 अंकों वाला एक नीला कार्ड था। आपसी जोन के संरक्षक को लड़ाई के लिए चुनौती देना चाहते हैं? एक यांत्रिक आवाज ने उत्सुकता से पूछा। हाँ, एडम मेरे गार्जियन से लड़ेगा क्योंकि मैंने उसके गार्जियन से लड़ाई की थी। यह उचित लगता है न? एडिर ने धीरे से कार्ड हिलाया, लगभग अपने कंगन को छूते हुए। हाँ, उस स्थिति में ये ठीक रहेगा। यह मेरा कोई काम नहीं है, लेकिन ऐसा करना अच्छा नहीं है। आप अपने कृत्य के कारण एडम को एक मजबूत प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए मजबूर कर रहे हैं। अदिर ने कंधे उचकाकर एडम की ओर कड़ी नज़र से देखा। परेशान मत हो, तुम्हें इसका एहसास नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एडम के साथ साथ मैं भी एक योग्य प्रतिद्वंद्वी की कमी से परेशान होने लगा हूँ। क्या मैं सही बातें कह रहा हूँ? एडिर एडम की ओर मुड़ा। एडम ने कुछ नहीं कहा, उसने बस अपनी मुट्ठियाँ कस लीं। वह कोई पागल बरस्कर नहीं था जो खून और लड़ाई के लिए हर आदमी पर खुद को फेंकने के लिए तैयार रहता, लेकिन एक नई शक्ति के लिए उसकी इच्छा स्पष्ट और बेपर्दा थी। अदिर के संकेत के बिना ही उसे यह एहसास हो गया था कि उसे स्वयं ही आभा शक्ति में महारत हासिल करनी होगी। आखिरकार जब वह एलिमेंटल सकल से गुजर रहा था या उसे अपना प्रारंभिक जीन प्राप्त हुआ था, तब किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। फिर भी मुझे यकीन है कि यह एडम को असली चुनौती देने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। एडिर ने अपना नीला कार्ड लहराते हुए बड़ी जम्हाई ली।
क्या आप किस बारे में बात कर रहे हैं? यांत्रिक आवाज उलझन में थी। फिर अदिर ने अचानक हरकत करते हुए एक कुशल चालबाज की तरह कार्ड को अपनी आस्तीन में छिपा लिया। यहाँ तक कि फैंटम भी कुछ नहीं देख पाए, उसकी गति और टाइमिंग बेजोड़ थी। एक सेकंड के बाद अदिर ने अपना हाथ फिर घुमाया और अपनी अंगुलियों के बीच 2 कार्ड पकड़ लिए, एक बैंगनी और एक नीला। क्या बकवास है, एडम ने अंदर ही अंदर अविश्वास में बड़बड़ाया। आखिरकार इसका मतलब ये था कि अदिर पहले से ही न केवल सी जोन में था बल्कि बी जोन में भी था। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, अदिर ने अपने कंगन पर 2 कार्ड टैप किए तथा 2 संरक्षकों को एक साथ युद्ध करने के लिए चुनौती दी। शायद अदिर ने जिस किसी कैदी को इस तरह से रखा होगा वह उसके प्रति शुद्ध आक्रोश या घृणा महसूस करेगा। आखिरकार एडिर की वजह से एडम को अगले जोन के 2 शक्तिशाली संरक्षकों से लड़ना होगा। हालांकि ये बात एडम पर लागू नहीं हुई। लोला की आंखें एडम को देखने से बड़ी हो गईं, जिसके चेहरे पर एक आशावादी मुस्कान और आत्मविश्वास भरा भाव था। उसकी आभा छुपी हुई थी, लेकिन हर कोई सहज स्तर पर यह महसूस कर सकता था कि एडम युद्ध के लिए तैयार था और उसके लिए केवल यही बात मायने रखती थी कि उसका प्रतिद्वंद्वी मजबूत था। क्षण सेकंड में बदल गए, फिर मिनटों में बदल गए, जब तक कि नीला गेट पुनः नहीं खुल गया और एक समान ऊंचाई के 2 छायाचित्र प्रकट हुए। अजीब बात यह है कि दोनों ही गार्जियन लड़कियां थीं जो एक दूसरे से संदिग्ध रूप से मिलती जुलती थीं। एक के चमकीले गुलाबी लंबे बाल और नीली आंखें थीं, जबकि दूसरी के जहरीले हरे बाल और नीली आंखें थीं। उनके कपड़े उनके बालों और आंखों के रंग के ही थे, काफी धब्बेदार और आकर्षक। जुड़वां, एडम ने हैरानी से कहा। उसने उम्मीद नहीं की थी कि दोनों गार्जियन एक जैसे दिखेंगे। अदिर ने चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। गुलाबी बालों वाली लड़की ट्राना है और हरे बालों वाली लड़की क्राना है। मैं तुम्हें एक रहस्य बताता हूँ, क्राना थोड़ी ज्यादा ताकतवर है, एडिर ने कहा, आखिरी शब्द फुसफुसाते हुए, जैसे कि एडम के अलावा किसी को भी यह बात पता नहीं होनी चाहिए। क्राना ने भौहें सिकोड़ते हुए अदिर की ओर तिरस्कार भरी नजर डाली। टस्क, क्या तुम्हें लगता है कि यह कोई रहस्य है? जाहिर है, मैं अधिक शक्तिशाली हूँ क्योंकि मैं बी जोन की संरक्षक हूँ, क्राना ने अपनी हथेली छाती पर रखते हुए आत्मविश्वास से कहा। सच नहीं है, तुम तो बस टेस्ट के दौरान किस्मत से सफल हो गई। ट्राना ने भौहें सिकोड़ लीं, जैसे कोई भी जुड़वां ये साबित करने की कोशिश कर रहा हो कि वह दूसरे से बेहतर है। क्राना ने बेपरवाही से अपना हाथ हिलाया, उसके चेहरे पर एक अहंकारी मुस्कान उभर आई। शांत हो जाओ, तुम्हारी बड़ी बहन सब संभाल लेगी। तुम्हें छोटी बहन होने के नाते चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं हमारी सारी समस्याओं को संभाल लूंगा, क्राना ने गर्व से कहा। ट्राना की नसें फूल गईं और उसने अपनी मुट्ठियां कसकर बंद कर लीं। तुम मुझसे सिर्फ 3 मिनट बड़े हो, लानत है, ट्राना ने गुस्से से कहा। हर समय इसका जिक्र करना बंद करो। 3 मिनट तो बस 3 मिनट ही होते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। तुम तो बस किस्मत वाले हो। हा 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 हा, तुम्हें इसके बारे में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्राना मुस्कुराए, उसे अपनी बहन को चिढ़ाने में मजा आ रहा था। कांपना कांपना कांपना। हालांकि सफ़ेद लपटों की तरह फैल रहे एक शक्तिशाली दबाव ने उसकी नज़रें दूसरी ओर कर दीं। अरे, तुम यहाँ बहन भाई की समस्याओं को सुलझाने आए हो या किसी कैदी को रोकने आए हो? एडम ने लड़ने के लिए तैयार होकर धमकी भरे लहजे में कहा। क्राना और ट्राना ने तुरंत दूसरे चेहरे बना लिए और लड़ाई के लिए तैयार हो गए। वोश, एडिर ने ऊंची छलांग लगाई और खुद को लोला के बगल में दूसरी मंजिल पर पाया। फिर वह तेजी से आगे की ओर भागा और कुछ सेकंड बाद वापस लौटा। उसके हाथों में 2 चॉकलेट मिल्कशेक थे। मैं पिछली लड़ाई के लिए देर से पहुंचा था, लेकिन मैं इस लड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हूं। एडिर ने मुस्कुराते हुए लोला को एक मिल्कशेक दिया। धन्यवाद, लोला ने विनम्रता से फुसफुसाया। हम कभी कभी एक पल में छूटा अवसर निकट भविष्य में सौभाग्यशाली क्षण बन सकता है न? मेरा मतलब है, मैं एडम बनाम ट्राना और क्राना की लड़ाई देखते हुए यह मिल्कशेक पीना पसंद करूंगा, क्योंकि यह एडम बनाम लोरको की लड़ाई से कहीं अधिक दिलचस्प होगा, है न? एडिर ने थोड़ा उत्सुक चेहरे के साथ कहा। मुझे नहीं पता, मुझे लगता है तुम सही हो, लोला ने अनिश्चितता से अपना गाल खुजलाया। चटक चटक, क्राना और ट्राना ने अपने काले बक्से खोले, जिससे उनके नेक्सस का पता चला। जैसा कि अपेक्षित था, उनके नेक्सस लगभग एक जैसे थे, केवल मामूली अंतर था। ट्राना के पास एक लंबी युद्ध दराती थी जिसका ब्लेड सीधा था, जबकि क्राना की दराती का ब्लेड घुमावदार था, जो दुश्मनों के मांस को फाड़ने के लिए उपयुक्त था। वैसे, शुरू करने से पहले, क्या तुम दोनों ने एक ही समय में अपनी चिंगारी जलाई? बस जिज्ञासा है, ये पहली बार है जब मैं जुड़वां फैंटम से मिला हूं, तुम्हें पता है। एडम ने कंधे उचका दिए। क्राना ने अपनी छाती पर अंगूठा रखते हुए तुरंत उत्तर दिया। हाँ, मैंने ये काम 1 महीने पहले ही कर लिया। हालांकि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि मैं बड़ी बहन हूँ। क्राना को इस बात पर गर्व था। एडम ने सिर हिलाया।
उसने सोचा था कि यदि एक जुड़वां प्रेत है तो दूसरे का भी वही हश्र होगा, लेकिन क्राना और ट्राना ऐसे दुर्लभ उदाहरणों में से एक थे जहां दोनों जुड़वां प्रेत बन गए। इसके अलावा उनके स्पार्क्स के प्रकट होने के बीच का विलंब नगण्य था। एडम ने गहरी सहमति में सिर हिलाया और उसकी आंखें चमक उठीं। वे ताकतवर हैं, हालांकि उनका व्यवहार विलक्षण है। ठीक है, उनकी मदद से मैं अपनी आभा जगा सकता हूं। वह कोई साधारण K1 फैंटम नहीं है ना? ट्राना ने फुसफुसाते हुए कहा ताकि केवल क्राना ही उसे सुन सके। क्राना ने सिर हिलाया और उसकी नज़रें गंभीर हो गईं। ऐसा होना बहुत दुर्लभ था। वह आज ही फॉल हिल जेल में आया है, इसलिए हमें अभी तक उसके बारे में सारी जानकारी इकट्ठा करने का समय नहीं मिला है। इसके अलावा मेरे ऑपरेटर ने कहा कि कोई उनके काम में हस्तक्षेप कर रहा है, जैसे कोई नहीं चाहता कि हम डेडलैंड्स में उसकी उपलब्धियों के बारे में जानें। वैसे भी सावधान रहो बहन, मैं देख सकती हूँ कि वह आभा के उपयोग में अप्रशिक्षित है, लेकिन उसके पास सभी संरक्षकों के लिए पर्याप्त से अधिक युद्ध का अनुभव है। ट्राना ने एक गहरी नज़र से बुदबुदाया। जरूर, होश। क्राना और ट्राना ने अपनी दरांतियां घुमाईं, ब्लेड एक दूसरे को छूने से चिंगारी निकलने लगी। फिर वे एक साथ आगे बढ़े और अलग अलग दिशाओं से सीधे एडम पर निशाना साधा। एडम की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने एक कदम पीछे हटते हुए चांदी की सुई को बुलाया। ट्राना की दरांती की धार उसकी आंखों के ठीक सामने से गुजरी, जबकि ट्राना का हथियार उसके पेट की ओर बढ़ा। जल्दी करो, एडम ने मन ही मन कहा, और आखिरी क्षण में ट्राना के हमले को रोकने में कामयाब हो गया। ट्राना की आंखें चौड़ी हो गईं, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी दरांती एडम की चांदी की सुई को क्यों नहीं काट पा रही है। कुछ गड़बड़ है, एडम ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर पलटकर ट्राना के पेट में लात मार दी। दर्द से उसका मुंह और आंखें चौड़ी हो गईं और कुछ सेकंड के लिए तो वह सांस भी नहीं ले पा रही थी। जाहिर है, एडम की लात उससे कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी जितना उसने सोचा था और जिसे वह झेलने के लिए तैयार थी। शायद क्राना की जगह कोई भी बड़ी बहन अपनी छोटी बहन के बारे में चिंता करने लगती, लेकिन क्राना अच्छी तरह जानती थी कि ट्राना क्या करने में सक्षम है। वह बेकार की चिंताओं में अपना समय बर्बाद नहीं करने वाली थी। होश। इसके बजाय क्राना की हरकतें तेज और घातक होती गईं। वह एडम पर हावी होने वाली थी, उसे एक सेकंड भी खाली नहीं रहने देना चाहती थी। चिंगारियों की झड़ी चारों ओर उड़ गई, जबकि क्राना के हरे बाल यहाँ वहाँ दिखाई देने लगे, जैसे कोई भूत सवार हो जो एडम को कभी नहीं छोड़ेगा। एडम को इस तरह के दबाव का सामना किए हुए काफी समय हो गया था। उसे लगा कि नाराटा के विपरीत क्राना के पास युद्ध का अनुभव था और उन्होंने अभी तक अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं किया था। बहन, ट्राना ने एडम के पीछे आते ही कहा। क्राना ने केवल हल्का सा सिर हिलाया। फिर उन्होंने अपनी बाहें आगे की ओर फैलाईं और उनकी आंखें चमक उठीं। उन्होंने तेजी से और समन्वय के साथ काम किया। ये स्पष्ट था कि अगर वे बहनों में सबसे ज्यादा समन्वय वाली नहीं थीं, तो वे जोड़े में बेहतरीन लड़ाके थीं। उसी क्षण उनकी हथेलियों के सामने की हवा कांप उठी और उसके बाद हवा के तेज झोंके आदम पर दोनों ओर से सीधे बरसने लगे। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं जब उसने सुई को अपने सामने रखा, प्रत्यक्ष हमले के खिलाफ खुद को बचाने के प्रयास में, लेकिन उसे बहुत देर से एहसास हुआ कि धाराओं में एक भी बिंदु नहीं था जहां प्रहार की पूरी शक्ति केंद्रित थी। इस तरह के हमले को केवल एक विशाल ढाल या चौड़े अवरोध से ही रोका जा सकता है, लेकिन एक पतली सुई से नहीं। बाम! हवा की धाराओं ने एडम को दीवार पर तेजी से जकड़ दिया, उसके कपड़ों को सैकड़ों छोटे ब्लेड की तरह टुकड़े टुकड़े कर दिया। यहाँ तक कि ऊर्जा अवरोध भी प्रतिरोध नहीं कर सका, टुकड़ों में बिखर गया और हवा को अंदर आने दिया, जिससे सफ़ेद दीवार पर कई कट लग गए। मत रुको! ट्राना ने चिल्लाते हुए अपना हाथ मोड़ा और अपनी वायुधारा को तेज कर दिया। ट्राना ने सिर हिलाया और वैसा ही किया। यह उनके फर्स्ट ऑर्डर का एक रूप था। एडम के पास जो कुछ था, उसके फर्स्ट ऑर्डर वीवर्स नीडल के लिए 2 ग्रिप्स थे जो क्षमता के रूप में काम करते थे। वह स्थिति के आधार पर उनका उपयोग कर सकता था। लोला की आंखें चौड़ी हो गईं, अंदर ही अंदर चिंता की भावना थी। वह कोई प्रेत नहीं थी और पूरी तरह से समझ नहीं पा रही थी कि एडम या क्राना ट्राना के साथ कितने मजबूत थे, लेकिन वह जानती थी कि अवरोध बहुत मजबूत था। हर प्रेत इसे इतनी आसानी से तोड़ने में सक्षम नहीं था। क्राना और ट्राना के पास समान क्षमताएं और हथियार हैं। मैं हमेशा से सोचती रही हूं कि वे इतने भाग्यशाली कैसे हो सकते हैं। लोला ने सोच विचार कर अपने होठों को छूते हुए कहा। भाग्यशाली? लगता है तुम कुछ भूल गए हो। एडिर ने अपना मिल्कशेक खत्म करते हुए मुस्कुराया, लेकिन रसोया लड़की पहले से ही उसके लिए दूसरा मिल्कशेक तैयार कर रही थी। वह कैदी के रूप में अपने अवसरों का भरपूर लाभ उठा रहा था और उसे इस बात पर बिल्कुल भी शर्मिंदगी नहीं थी। शायद उसके पास विवेक नहीं था क्या? लोला ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। अदिर मुस्कुराया, अपनी बांह पर झुक गया और ट्राना को गौर से देखने लगा। इसी तरह के नेक्सस बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मुझे लगता है कि आपको पता होना चाहिए कि भले ही आप एक साधारण व्यक्ति हैं, लेकिन आपकी एक विशेष स्थिति है, इसलिए आप दूसरों से ज्यादा जानते हैं। लोला ने चुपचाप सिर हिलाया।
समान क्षमताएं प्राप्त करने के लिए आपको समान राक्षसों या एक ही राक्षस को मारना होगा। आपने इस बारे में सोचा है ना? अदिर ने अपने हाथ को हल्का सा हिलाते हुए कहा। हाँ, है ना? अगर यह किस्मत की बात नहीं है तो उन्हें जानबूझकर एक जैसे जीन मिले हैं। लोला ने कंधे उचका दिए। उसे यह बात स्पष्ट लग रही थी। अदिर ने अपना सिर हिलाकर यह दर्शाया कि लोला कितनी भोली और नासमझ थी। प्रत्येक फैंटम, भले ही वे जुड़वा हों, उनका अपना अनूठा विकास वृक्ष होता है। इस प्रकार भले ही क्राना और ट्राना ने 2 समान राक्षसों को मार दिया हो और 2 समान आरंभिक जीन प्राप्त किए हों, उनके विकास वृक्ष उनके भविष्य के विकास में समायोजन करेंगे। एडिर ने शांति से कहा। उसे लोला के साथ यह ज्ञान साझा करने में कोई आपत्ति नहीं थी जो हर फैंटम के पास नहीं था। मैं समझती हूँ, विकास वृक्ष के कारण क्राना और ट्राना की क्षमताएं थोड़ी भिन्न होंगी। लोला ने समझदारी से सिर हिलाया। उस स्थिति में उन्होंने ये कैसे किया? अदिर ने अपना हाथ हिलाया। ये सरल है, उन्होंने जुड़वां राक्षसों को मार डाला। लोला की आंखें चौड़ी हो गईं। ऐसी चीजें होती हैं, मेरा मतलब है, मेरे दत्तक पिता ने मुझे विभिन्न राक्षस प्रकारों के बारे में बताया था। प्राइम, क्राउन टाइप और कुछ अन्य। लोला ने अजीब तरह से अपने सिर के पीछे खुजलाया। अदिर ने धूर्त मुस्कान के साथ सिर हिलाया। जरूर, लेकिन ये कोई अलग प्रकार नहीं है। आखिरकार जुड़वां राक्षसों में कोई अनोखी विशेषता या असाधारण ताकत नहीं होती। वे बस दुर्लभ राक्षस हैं, उतने ही दुर्लभ जितने की जुड़वां प्रेत। ऐसे राक्षसों में एकदम सही तालमेल होता है और लगभग एक जैसे जीन होते हैं। वे मनुष्यों की तरह एक ही प्राणी से एक ही समय में पैदा हुए होंगे। ओह, तुम इतना कुछ जानते हो? अविश्वसनीय। लोला सचमुच आश्चर्यचकित थी। अदिर ने बस कंधे उचका दिए जैसे कि यह कोई महत्वपूर्ण या प्रशंसा के योग्य बात न हो। मैं ये निश्चित रूप से नहीं जान सकता, लेकिन मुझे यकीन है कि एज्योर लोर्ड्स ने उपयुक्त जुड़वां राक्षसों को खोजने और पकड़ने में बहुत प्रयास किया है। जैसा कि मैंने पहले कहा, वे दुर्लभ और मूल्यवान हैं। लोला ने सिर हिलाया और अपनी नज़र पुनः युद्ध पर केंद्रित कर ली। क्राना और ट्राना की सांसें तेज चल रही थीं। ये स्पष्ट था कि हवा के बहाव के लंबे समय तक इस्तेमाल से उनकी काफ़ी ऊर्जा खर्च हो गई थी। हालांकि यह कोई गंभीर बात नहीं थी, वे कुछ समय बाद पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। सच है, ये केवल प्रथम आदेश था, किसी भी फैंटम के शस्त्रागार में सबसे कम ऊर्जा खपत क्षमता। हालांकि रूपों का उपयोग करते समय बहुत कुछ बदल सकता है। क्राना और ट्राना के मामले में उनका ऊर्जा व्यय इस बात पर निर्भर करता था कि वे कितनी देर तक वायु प्रवाह को बनाए रखेंगे। क्या हम उसे पकड़ पाए? ट्राना ने क्राना की ओर देखते हुए पूछा। मुझे नहीं पता, शायद हाँ। जाहिर है कि उसे हराने के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन हमें निश्चित रूप से उसे गंभीर रूप से घायल कर देना चाहिए था। क्राना ने कहा, अपनी दरांती लहराते हुए, दीवारों के मलबे के कारण उठने वाले धूल के बादल को गौर से देखते हुए। जल्द ही धुएं का आवरण हट गया और एडम की आकृति और उसकी चांदी की सुई पूरी तरह से बरकरार दिखाई देने लगी। उसके मांसल धड़ से खून की कुछ बूंदें बह निकलीं, लेकिन ये वह परिणाम नहीं था जिसकी क्राना और ट्राना को उम्मीद थी। क्या बकवास है? ट्राना अविश्वास में बुदबुदाए। एडम के घाव ब्लेड के कट जैसे नहीं लग रहे थे, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कांच के नुकीले टुकड़े उसकी छाती में घुस गए हों। बेशक हवा उसकी त्वचा को चीरकर खून बहाने में सक्षम थी, लेकिन कट से ज्यादा खरोंचें थीं। टस्क, जैसा मैंने सोचा था, उसके पास एलिमेंटल रूट है, क्राना ने बड़ी मुंह बनाकर कहा। ट्राना की आंखें बड़ी हो गईं। क्या तुम्हें यकीन है? क्राना ने विश्वास से सिर हिलाया। उसने किसी भी रक्षा क्षमता का उपयोग नहीं किया, ये निश्चित है। उस मामले में वह केवल मौलिक क्षति के लिए अपने प्राकृतिक प्रतिरोध के कारण ही हमारे हमले का सामना करने में सक्षम था। आप जानते हैं कि आप केवल एलिमेंटल रूट के साथ ही ऐसा कर सकते हैं। ट्राना ने गहरी सांस ली, फिर वह खिलखिलाकर मुस्कुराए। मैं समझ गया। हालांकि हमने यह उम्मीद नहीं की थी कि इतना आसान हमला उसे हराने के लिए पर्याप्त होगा, है न? ट्राना ने मुस्कुराते हुए अगले हमले की तैयारी की। जरूर। कदम कदम कदम। एडम धीरे धीरे आगे बढ़ा और अपने विरोधियों को गौर से देखने लगा। उसे थोड़ी झुंझलाहट महसूस हुई, क्योंकि हवा वैसी नहीं थी जैसी उसने क्राना और ट्राना से उम्मीद की थी। अरे, मैं तुमसे लड़ने के लिए तैयार नहीं था ताकि तुम मुझे हवा से दीवार पर ठोंक सको। मुझे अपनी आभा दिखाओ। मुझे यकीन है कि तुम जानते हो कि उनका उपयोग कैसे किया जाता है। एडम ने धमकी भरे अंदाज में कहा, अपने धड़ को आगे की ओर झुकाते हुए। उसकी आंखों में बिजली के झटके दौड़ गए और उसकी चांदी की सुई में एक तेज चमक आ गई। वह किसी भी पल हमला करने के लिए तैयार था। तथापि क्राना और ट्राना उसके अनुरोध को मानने वाले नहीं थे। युद्ध के बारे में उनका अपना दृष्टिकोण था। उनकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं और उनकी हथेलियां भी ऐसी चमक रही थीं मानो उनके भीतर प्रचंड गर्मी वाला एक चमकता हुआ सूरज छिपा हो। क्या बकवास है? एडम ने मन ही मन बुदबुदाया, क्राना और ट्राना को हैरानी से देखते हुए। क्या उनका तत्व हवा नहीं है? उस मामले में क्या
क्राना और ट्राना ने एक साथ एक कदम आगे बढ़ाया और एक सटीक विनाशकारी हमले के लिए मार्शल कलाकारों की तरह अपनी हथेलियां आगे बढ़ाईं। उसी क्षण उनकी हथेलियों से सुनहरे प्रकाश के छल्ले निकले, जैसे कि चमकते सूरज की प्रतिध्वनियां फूट रही हों। एडम की आंखों में बिजली के झटके दौड़ गए जब उसने अचानक खुद को कुछ मीटर दूर पाया। कुछ ही पल बाद प्रकाश के छल्ले आगे की ओर बढ़े और वह गायब हो गया। यदि आदम ने एक क्षण के लिए भी देरी की होती तो प्रकाश के छल्ले उसे पवित्र ज्वालाओं की तरह जला देते और मुट्ठी भर राख भी नहीं छोड़ते। हे भगवान! पिघली हुई दीवार को देखकर किसी ने बुदबुदाया। अत्यधिक मजबूत सामग्री गर्मी को सहन नहीं कर सकी क्योंकि तापमान इतना अधिक था कि कंक्रीट पिघलने लगी और मोटी धाराओं के रूप में नीचे बहने लगी। क्राना और ट्राना की हथेलियों से काला धुआं निकल रहा था, लेकिन उनके हाथ घायल नहीं थे, बस बहुत गर्म थे, इतना कि छूने पर एक सामान्य व्यक्ति को जलन हो सकती थी। फैंटम सामान्य मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक तापमान को सहन कर सकते थे। हाँ, ऐसा लगता है कि कोई हैरान है न? क्राना ने मुस्कुराते हुए अपनी दरांती घुमाई और हथियार को अपनी पीठ के पीछे पकड़ लिया। एडम ने केवल अपनी आंखें सिकोड़ लीं। ट्राना ने उसकी आंखों की ओर इशारा किया, जिनमें अभी भी बिजली के झटके थे। आप अकेले नहीं हैं जिनके पास सक्रिय कलाकृति है। ट्राना मुस्कुराए। कलाकृतियाँ? एडम ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसे इतने लंबे समय तक इसका एहसास नहीं हुआ था। एडम पूरी तरह से भूल गया कि उसके अलावा अन्य फैंटम के पास भी कलाकृतियाँ थीं। हालांकि एडम के पास इसके लिए एक अच्छा कारण था, क्योंकि इस बिंदु तक उसने अन्य फैंटम को कलाकृतियों का उपयोग करते नहीं देखा था। सटीक रूप से कहें तो उन फैंटम में से जिनके खिलाफ एडम ने लड़ाई लड़ी थी, वह केवल अपने विरोधियों पर ही कड़ी नज़र रख सकता था। उनमें सबसे प्रमुख थी मिर्ना। हाँ, एक कलाकृति। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास भी वही हैं। क्राना ने गर्व से कहा। ऐसा लग रहा था कि अपनी बहन के विपरीत वह जुड़वां होने से खुश थी। क्राना ने अपनी दरांती एडम की ओर घुमाई और कहा, कई कलाकृतियां केवल निष्क्रिय सुदृढ़ीकरण के रूप में काम करती हैं। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि ये कलाकृतियां कमज़ोर हैं, वे सिर्फ शक्तिशाली सक्रिय क्षमताएं नहीं देती, बल्कि इसके बजाय फैंटम को और भी मजबूत बनाती हैं। क्राना ने समझाया। एडम ने सिर हिलाया। वह जानता था कि क्राना किस बारे में बात कर रहा था, क्योंकि उसकी कलाकृति में निष्क्रिय और सक्रिय दोनों क्षमताएं शामिल थीं। उसके मामले में ये चरणों में हुआ, बिजली की तेज सजगता से लेकर कुचलने वाले वज्र तक, जो सबसे मजबूत धातु को भी पिघला सकता था। ठीक है, लेकिन तुम मुझे अपने हमले से नहीं मार सकते। मुझे यकीन है कि यह तुम्हारी कलाकृतियों की पहली विशेषता नहीं थी, इसलिए तुम हर समय ऐसा नहीं कर सकते। एडम ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए आगे की ओर दौड़ लगाए। बिजली के झटके उसके पैरों में लगे, जिससे उसकी गति और भी तेज हो गई। हाँ, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम क्या कह रही हो। क्राना हंस पड़ी और उसकी आंखें फिर से सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। ट्राना ने भी वैसा ही किया और अपनी हथेलियों को जोर जोर से गर्म किया। एडम की आंखें एक पल के लिए चौड़ी हो गईं। वह जुड़वां बच्चों के एक और हमले के लिए तैयार था। लेकिन क्राना और ट्राना एक ही चाल दोबारा नहीं चलने वाले थे। उन्हें एहसास हुआ कि अगर एडम पहली बार चकमा दे सकता है, तो दूसरी बार वह इसे और भी आसानी से और तेजी से कर सकता है। हुश! क्राना और ट्राना ने अपनी भुजाएं घुमाईं, अपनी हथेलियों को दरांतियों के ब्लेडों पर फिराया, जिससे वे चमकने लगे। जब एडम ने अपने हमलों की शक्ति और गति बढ़ाने के लिए अपनी दूसरी पकड़ का इस्तेमाल किया तो उसकी बांह के चारों ओर चांदी के धागे लटकने लगे। हालांकि उसके खिलाफ दो प्रतिद्वंद्वी थे और उसके पास केवल एक हथियार था। क्राना और ट्राना को हराने के लिए उसे उनसे कहीं ज्यादा तेजी से काम करना था। चलो देखते हैं तुम क्या कर सकते हो, क्राना ने आगे बढ़ने से पहले कहा। संघर्ष! जब हल्की ब्लेड और बर्फ सी सफ़ेद सुई आपस में टकराई तो सुनहरी चिंगारियां उड़ीं। अजीब बात यह थी कि एडम धीरे धीरे क्राना पर हावी हो रहा था। उसे एडम के हमले का सामना करने के लिए एक कदम पीछे हटना पड़ा और अपनी कांपती हुई भुजाओं को थोड़ा नीचे करना पड़ा। यदि वे एक बनाम एक लड़ते तो विजेता का फैसला बहुत जल्दी हो जाता, लेकिन क्राना के पास हमेशा एक वफादार सहयोगी होता। बहन, मैं आ रही हूँ, ट्राना ने कहा। जैसे ही वह एडम के पीछे आए, उसने अपनी दरांती की नोक सीधे उसकी गर्दन पर तान दी। एडम की पुतलियां सिकुड़ गईं जब उसने अपना सिर पीछे झुकाया, जिससे गर्म ब्लेड उसकी नाक पर घूमने लगा। एक क्षण के लिए दुनिया रुक सी गई जब उसने सुनहरे ब्लेड में अपना प्रतिबिंब देखा। प्रकाश की ऊष्मा उसकी ठंडी और संयत नीली आंखों के साथ तीव्र विरोधाभास में थी, जिनमें लगातार बिजली चमक रही थी। अगर यह उसकी कलाकृति के लिए नहीं होता, तो वह शायद ऐसे खतरनाक हमलों को इतनी प्रभावी ढंग से चकमा नहीं दे पाता। एडम हमेशा आखिरी क्षण में ऐसा करता था और इससे उसे एक महत्वपूर्ण लाभ मिलता था। होश! एडम तेजी से मुड़ा। उसने क्राना की बांह को एक तरफ फेंक दिया और एक क्षण के लिए उसे अचंभित कर दिया, जबकि वह अपना संतुलन पुनः प्राप्त करने में सफल रही। फिर मोड़ के अंत में एडम की पिछली हथेली क्राना के चेहरे पर लगी, जिससे वह एक और गिर गई। बहन, ट्राना ने चिंतित होकर कहा।
अपनी बड़ी बहन के विपरीत, जब उसकी बहन घायल थी तो उसके पास एडम पर हमला जारी रखने के लिए पर्याप्त धैर्य नहीं था। बेवकूफ़, रुकना मत, क्राना ने चिल्लाते हुए कहा, हालांकि उसके चेहरे पर अभी अभी जोरदार मुक्का लगा था। बाम! जैसे ही क्राना ने अपनी नज़र एडम की ओर घुमाई, उसकी मुट्ठी उसके पेट में घुस गई, जिससे क्राना से भी अधिक उसे क्षति पहुंची। ऐसा कहकर एडम ने जुड़वा बच्चों को कमरे के अलग अलग हिस्सों में फेंक दिया, जिससे केवल वही बीच में रह गया। सफ़ेद फर्श पर गिरे हुए खून के थक्कों के लाल निशान थे, लेकिन उनमें से कोई भी एडम का नहीं था। केवल क्राना और ट्राना ही घायल हुए थे, उन्हें कुछ भी मदद नहीं कर रहा था, न उनकी क्षमताएं, न ही आर्टिफैक्ट की शक्ति, यहाँ तक कि नेक्सस ट्रेट्स भी नहीं। अच्छा, ईमानदारी से कहूँ तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना ताकतवर होगा। एडिर ने चालाकी से मुस्कुराते हुए मुट्ठी भर कार्मेलो पॉपकॉर्न अपने मुंह में डाल लिए। लोला ने पॉपकॉर्न के लिए हाथ बढ़ाते हुए सिर हिलाया, उसका इरादा सिर्फ एक टुकड़ा लेने का था। नल, अदिर ने तेजी से अपना हाथ थपथपाया जैसे किसी मक्खी को भगा रहा हो। आउच! लोला चिल्लाई, चेहरे पर शिकन के साथ अपनी हथेली रगड़ते हुए, क्या बकवास है? तुमने पहले भी मेरे साथ मिल्कशेक शेयर किया था। अदिर ने सिर हिलाया, उसका चेहरा शांत था, बिना किसी भावना के। हाँ, लेकिन वह पॉपकॉर्न मेरा है। दूसरों के खाने में हाथ मत डालो। अगर तुम्हें इनमें से एक चाहिए तो जाकर ऑर्डर कर दो। बस कह दो कि यह मेरे लिए है और वे तुम्हारे लिए जो चाहो बना देंगे। एडिर ने हाथ हिलाया। लोला ने अपने गाल फुला लिए, लेकिन उसने जाने की जहमत नहीं उठाई। वह पॉपकॉर्न या मिल्कशेक लेने जाने से कहीं ज्यादा लड़ाई देखने में दिलचस्पी रखती थी। कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि वे तुम्हें कैदी क्यों कहते हैं। तुम जो चाहते हो वही करते हो और जो चाहते हो वही पाते हो। यह ऐसा है जैसे तुम किसी होटल में मेहमान हो। लोला ने बड़बड़ाते हुए अपने हाथ रेलिंग पर टिकाए और अपना सिर उनके ऊपर रख दिया। अदिर बुरी तरह हंसा। लोला ने उसे प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन आप एक बारीक बात भूल रहे हैं। पॉपकॉर्न पाने के लिए या ऊपर से लड़ाई देखने के लिए भी आपको मजबूत होना होगा। ताकत सबसे पहले आती है। कांपना, कांपना, कांपना। मानो उसके शब्दों की प्रतिध्वनि में क्राना और ट्राना धीरे धीरे जमीन से उठे, जबकि उनकी आभा तीव्र रूप से बढ़ गई। वे अंततः एडम पर आभा हमला करने के लिए तैयार थे। चलो, मैंने नहीं सोचा था कि जीतने के लिए हमें उसकी कमजोरी का फायदा उठाना पड़ेगा। क्राना ने भौहें सिकुड़ते हुए खून का थक्का थूक दिया। ट्राना ने गहरी सांस ली और अपनी आभा को यथासंभव मजबूत करने की कोशिश की। इसके बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें बस उसे हराना है, बस इतना ही। वह एक आसान प्रतिद्वंद्वी नहीं है, मैं यह मानने को तैयार हूँ। हालांकि मैं हारने वाली नहीं हूँ, ट्राना ने कहा और उसके शरीर से गुलाबी आभा की एक धारा निकली। क्राना ने अपनी छोटी बहन की ओर देखते हुए मुस्कुराया। हालांकि वे एक जैसी दिखती थीं और उनमें एक ही आरंभिक जीन भी था, लेकिन उनके व्यक्तित्व में काफ़ी अंतर था। ठीक है, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगी, हमेशा की तरह। क्राना ने एडम की ओर एक नज़र डालने से पहले कड़वी मुस्कान दी। वह अपनी सुई को कसकर पकड़े हुए अपनी जगह पर स्थिर खड़ा था। समय समय पर चांदी के धागों के साथ एक खतरनाक चमक दिखाई देती थी, जो दिखाती थी कि एडम पूरी तरह से सतर्क था। आप चाहते थे कि हम आभा की शक्ति का उपयोग करें, है न? आप हमें ऐसा करने में सक्षम बनाने में सक्षम थे, आप गर्व कर सकते हैं। हालांकि किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आभा का उपयोग करना नहीं जानता है, यह एक घातक गलती है। क्राना ने अपनी आभा छोड़ने से पहले चिल्लाया। उसी क्षण हरे और नीले रंग की लपटें थर्रा उठीं, जो शीघ्र ही क्राना और ट्राना के ऊपर छायाचित्रों में परिवर्तित हो गईं। एडम ने ऐसा कुछ इससे पहले केवल एक बार देखा था, जब प्रागो ने उस पर हमला किया था, जिससे उसकी आभा एक पुष्प राक्षस में परिवर्तित हो गई थी। ओह, तो यह है उनकी आभा पूर्ण रूप में कैसी दिखती है। यह उन हथियारों से अलग है जिन्होंने मुझ पर पहले हमला किया था। एडम ने ऊंची ऊंची आकृतियों को देखते हुए सोचा। लंबे फटे हुए कोटों ने छायाचित्रों को ढक रखा था, साथ ही पट्टियां उन अजीब राक्षसों के चेहरे को छिपा रही थीं जिन्हें क्राना और ट्राना ने बुलाया था। छायाचित्रों में से प्रत्येक के पास केवल एक हाथ था, जिसमें एक पुरानी जंग लगी दरांती थी, मानो मौत से ही ली गई हो। एडम सावधान था, उसकी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। ऐसा लग रहा था कि क्राना और ट्राना की आभा आसानी से इस लड़ाई को खत्म कर सकती थी। इसमें कोई विवाद नहीं है। आपके शारीरिक आंकड़े मजबूत हैं और आपकी सुई की बदौलत आप नेक्सस के बिना भी लड़ सकते हैं। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि यदि आपके पास आपकी आभा की शक्ति होती तो हम आपका कुछ नहीं कर सकते थे। क्राना ने अपना हाथ आगे बढ़ाने से पहले शांति से कहा। लेकिन ये सिर्फ मेरा अनुमान है और वास्तविकता इससे कहीं अधिक कठोर है, खासकर आपके लिए। उसी क्षण क्राना और ट्राना की आकृतियां एक साथ अपने स्थानों से हट गईं और एडम की ओर झपटी। क्राना और ट्राना ने अपनी सारी ताकत आभा को नियंत्रित करने पर केंद्रित कर दी, इसलिए वे आगे नहीं बढ़े। एडम के खिलाफ यही उनका मुख्य लाभ था और उन्हें अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करना था।
शायद एडम को अब अपनी कलाकृति का उपयोग करना चाहिए था और जल्दी से क्राना और ट्राना के पास जाना चाहिए था, उन पर हमला करना चाहिए था और उन्हें अपनी आभा का उपयोग करने से रोकना चाहिए था। लेकिन एडम ऐसा नहीं चाहता था। वह चाहता था कि वे शुरू से ही अपनी आभा से उस पर हमला करें, इसलिए उसे बदले में उन्हें जवाब देना था। हो सकता है मैं गलती कर रहा हूं, लेकिन आभा शक्ति सीखने का ये सबसे तेज तरीका है। एडम ने अंदर ही अंदर आह भरी और फिर अपनी मुट्ठियां कस लीं, एक झटके में अपनी सारी आभा बाहर निकाल दी। एडम की आभा पहले की तरह बस एक सफ़ेद ज्वाला थी, आभा का प्रारंभिक रूप जो हर फैंटम के पास होता है। अन्य फैंटमों की आभा से एकमात्र अंतर जो आभा शक्ति का उपयोग नहीं कर सकते थे वह ये था कि एडम की आभा अधिक सघन, तीव्र तथा खूनी युद्ध के अनुभव से भरपूर थी। इससे उसे अन्य प्रेतों की आभा को दबाने की अनुमति मिल गई, लेकिन केवल तभी जब वे अपनी आभा का उपयोग करना नहीं जानते थे, जैसा कि वह जानता था। स्लैश छायाचित्रों ने अपनी दरांती घुमाकर एडम की आभा की बाहरी और मध्य परतों को आसानी से काट डाला। एडम की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने छायाचित्रों के इतने मजबूत होने की उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि एडिर की आभा कुल्हाड़ी को भी मध्य परत तक पहुंचने में कुछ समय लगा था। क्रंच 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 अदिर ने बिना रुके खुशी से कुरकुराते हुए कार्मेला पॉपकॉर्न खा लिया। हे, या तो वह अब पीड़ा में हार जाएगा और लंबे समय तक यहाँ रहेगा, या वह आज अपनी सजा कई गुना कम करवा लेगा। आपको क्या लगता है क्या होगा? एडिर ने लोला की ओर देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा। लोला ने फूले हुए गालों के साथ दूसरी ओर देखा। यदि आप चाहते हैं कि मैं इसका उत्तर दूं, तो आपको पहले पॉपकॉर्न बांटना होगा, लोला ने चिढ़कर कहा। अदिर ने आंखें घुमाते हुए लगभग खाली डिब्बा उसे सौंप दिया। लोला की आंखें एक बच्चे की तरह चमक उठीं, जिसे आखिरकार मनचाही स्वादिष्ट चीज मिल गई हो। मुझे लगता है कि एडम जीतेगा, लोला ने जोरदार ढंग से कहा। अदिर ने गहरी सांस ली। यह अच्छा होगा, लेकिन वह समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। कांपना 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 छायाचित्रों ने अपनी दरांतियों से एडम के आभामंडल को काटना जारी रखा। जल्द ही वे उसके कंधों तक पहुंच गए और तीखे ब्लेडों को सीधे एडम के शरीर में घुसा दिया। क्राना और ट्राना ने नजर घुमाई, उनके चेहरों पर बड़ी मुस्कान उभर आई। हालांकि वे शुरू में अपने प्रतिद्वंद्वी की कमजोरी का इतनी बेशर्मी से फायदा नहीं उठाना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अब उन्हें बस ये देखना था कि एडम अपने दांत पीस रहा था, दर्द से चीखने की कोशिश कर रहा था, जबकि पारदर्शी ब्लेड उसे अंदर से काट रहे थे। छायाचित्र की आभा से उसे सीधे तौर पर शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचा, क्योंकि उसके कपड़े और त्वचा सुरक्षित थे, लेकिन उसका आंतरिक स्थान पीड़ित था, जो पहले से ही उसके अंगों और मांस को अंदर से बाहर तक प्रभावित कर रहा था। चलो, मैं इसे और अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता। यदि वे अपनी आभा पर नियंत्रण कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकता हूँ, एडम ने मन ही मन कहा, अपने विकास वृक्ष या किसी और चीज को कार्य करने के लिए मनाने की कोशिश करते हुए। वह नहीं जानता था कि उसे अपनी शक्तियों के किस हिस्से से अपील करने की आवश्यकता है। एडिर ने अपना सिर हिलाया। वह समझ गया कि एडम क्या कर रहा था, और वह जानता था कि यह गलत था। तुम्हें अपनी शक्ति से मदद नहीं मांगनी चाहिए। आखिरकार यह कोई अलग इकाई या व्यक्तित्व नहीं है, ये तुम्हारा ही एक हिस्सा है। एडिर ने मन ही मन बुदबुदाया, तुम्हें इसे अपने शरीर के किसी भी हिस्से की तरह नियंत्रित करना चाहिए। तुम अपने हाथ को मुट्ठी में बंद करने के लिए नहीं कहते, है न? तुम बस। अचानक एडम की नज़र एक कोने में फंसे जानवर की तरह हो गई, हताश और बेहद खतरनाक। फिर वह दर्द को भूल गया और दहाड़ा, तुम जो भी हो या जो भी हो, इन भूतों को नष्ट कर दो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ। क्रैकल क्रैकल क्रैकल। उसी क्षण उसके विकास वृक्ष की सभी शाखाएं चमक उठीं तथा ऊर्जा की श्वेत गर्म धाराएं निकलने लगीं, ठीक उसके प्रारंभिक जीन के धागों की तरह। ऊर्जा शीघ्र ही एक विशाल वृत्त में बदल गई, जिसने संपूर्ण विकास वृक्ष को ढक लिया। कुछ समय के लिए केंद्र खाली था, लेकिन जल्द ही एक बड़ी चांदी की सुई दिखाई दी, थोड़ा धुंधला, जैसे कि वह अभी तक पूरी तरह से नहीं बनी थी। लेकिन घेरे का बाहरी हिस्सा ठोस और पूर्ण था। वह लड़ाई शुरू करने के लिए तैयार था। आभा सील बनाया गया था। एडम ने वह जानी पहचानी यांत्रिक आवाज सुनी जो हमेशा तब सुनाई देती थी जब वह मजबूत होता था। सहज रूप से यह उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान ले आए। आभा सील अभी तक पूरी नहीं हुई है, इसलिए आप केवल अपनी शक्ति के प्रारंभिक रूप का उपयोग कर सकते हैं। अपनी आभा को कार्य करने का आदेश देने के लिए अपनी इच्छा शक्ति को सक्रिय करें। फिर एडम ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसकी आंखें चमक उठीं। उसकी पुतलियों की गहराई में चांदी के धागे दिखाई दिए जो किसी भी चीज को काटने में सक्षम थे। हुश! उसकी आभा एक विशाल चांदी की सुई में परिवर्तित हो गई, जिसने एक ही झटके में भूतों को चीर डाला।